मैंने सही काम किया। कंपनी ने मुझ पर 1,88,000 युआन का जुर्माना लगाया। उनके पास एक पैसा नहीं गया, उल्टा उन्होंने मुझे 3 करोड़ दिए। यह सब शुरू हुआ महीने की समीक्षा मीटिंग में, जब नए असिस्टेंट ने अचानक प्रोजेक्टर को मेरी प्रोजेक्ट बजट शीट पर स्विच कर दिया। बॉस और कमरे में मौजूद हर एक सहकर्मी तुरंत मुझे घूरने लगे। असिस्टेंट मुस्कुराया, कॉन्ट्रैक्ट कॉपियों का एक ढेर टेबल पर पटक दिया और बोला, मैं वीपी हान के खिलाफ शिकायत कर रहा हूँ कि उन्होंने कंपनी के संसाधनों का गुप्त रूप से निजी व्यवसाय के लिए उपयोग किया। यह एक गंभीर उल्लंघन है। तुरंत सस्पेंशन और जांच की सिफारिश करता हूँ। बॉस का चेहरा तूफान की तरह काला पड़ गया। मैं शांत रहा और इस बेचैन छोटे असिस्टेंट को देखा जो सत्ता के लिए पंजे मार रहा था। कंपनी के संसाधन जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वह एक प्राइम ऑफिस प्रॉपर्टी है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से साल भर पहले 50 लाख में खरीदा था और कंपनी को किराए के बिना उनके हेडक्वार्टर के रूप में पूरे 3 साल तक उपयोग करने दिया। लियो अगली स्लाइड पर क्लिक करता है। यह एक बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाती है। मैं एक त्वरित मानसिक गणना करता हूँ। वीपी हान हर महीने एक्सपेंस रिपोर्ट के माध्यम से कंपनी को खाली कर रहे हैं। हर महीने लाखों ट्रैवल रिएम्बर्समेंट के पीछे छिपे हुए। कंपनी का नया मैनेजमेंट रिफॉर्म शीर्ष से शुरू होता है। हम इस कंपनी से चोरी करने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमरे में हर नजर लीडिया की ओर मुड़ जाती है, मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस को फाउंडर। जब हम शुरुआत कर रहे थे और उसके पास सीड मनी नहीं थी, तो मैंने अपनी खुद की पारिवारिक संपत्ति गिरवी रखकर उसका हिस्सा कवर किया था। बाद में जब कंपनी को विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत थी, मैंने हिचकिचाहट नहीं की। मैंने बिल्डिंग का टाइटल डीड कोलैटरल के रूप में रख दिया। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से मॉर्टगेज पेमेंट्स, टैक्स, रिनोवेशन कॉस्ट्स कवर किए। मैं खुद बैंक गया था लोन अप्लाई करने के लिए। क्या इस कंपनी में कोई भी यह नहीं जानता? लेकिन अभी लीडिया का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा है। वह मेरे बचाव में कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में अधीरता और हिचकिचाहट मुझे सब कुछ बता देती है। वो संभावनाओं का वजन कर रही है। मार्कस, वो कहती है, क्या लियो ने जो रिपोर्ट की वो कानूनी भी है? मेरा दिल डूब जाता है। कानूनी हो या ना हो, ये 2 साल पहले की बात है जब उसने पहली बार जमीन उधार ली थी। उसने वादा किया था कि कंपनी के लाभ में आने के बाद मुझे मुआवजा देगी। क्या ये वही नहीं था जो लीडिया ने मेरे चेहरे पर कसम खाई थी? स्पष्ट रूप से वफादारी का कोई मतलब नहीं जब पैसा दाव पर हो। मैं पीछे धकेलता हूँ। मेरी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत। मेरी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर थपथपाती है, जैसे कोई अंतिम फैसला सुना रहा हो। दस्तावेज सभी यही है। कॉन्ट्रैक्ट स्पष्ट है। मार्क्स, वह कहती है, भले ही तुम एक शेयर होल्डर और लंबे समय के दोस्त हो, नियम है। कंपनी की संपत्ति को निजी संपत्ति से अलग रखा जाना चाहिए। टाइटल डीड और चाबियां एडमिन टीम को सौंप दो। सभी फंड्स और रिटर्न्स कंपनी द्वारा मैनेज किए जाएंगे। किसी भी बकाया डिविडेंड्स को तदनुसार काट लिया जाएगा। अच्छी बात कही मिस लीडिया। मैं उसे देखता हूँ और अंदर से कुछ कसता है। हमें कंपनी वाइड घोषणा भी भेजनी होगी। इसका एक उदाहरण बनाओ। मैं एक चेहरा देखता हूँ जिसे मैं कभी जानता था, अब अजनबी में बदल गया है। मैं वापस नहीं लड़ता, अपना टाइटल डीड नहीं लहराता और टूटता नहीं, क्योंकि मैं लियो की आंखों में भूख और लीडिया में ठंडी गणना देखता हूँ। मैं अपने ब्रीफकेस में हाथ डालता हूँ और एक दस्तावेज निकालता हूँ। इसे चुपचाप कॉन्फ्रेंस टेबल के केंद्र में स्लाइड करता हूँ। चूंकि मिस लीडिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन इसे लिखित में रखें। लियो व्यंग्य से मुस्कुराता है। लगता है किसी को अपराध बोध है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ, सीधे लीडिया को देखता हूँ। एसेट ट्रांसफर और लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट। आज से यह बिल्डिंग हुई कंपनी की। भविष्य की सभी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। लीडिया 2 सेकंड के लिए हिचकिचाती है। लियो की उकसाने वाली निगाह के तहत वह हस्ताक्षर कर देती है। मैं एग्रीमेंट को साफ तरीके से मोड़ लेता हूँ। मैं चाबियां टेबल पर फेंक देता हूँ और खड़ा होकर जाने लगता हूँ। मेरे पीछे लियो की विजयी हंसी गूंजती है। सहकर्मी चारों ओर फुसफुसाते हैं। जिस क्षण मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता हूँ, मैं एक नंबर डायल करता हूँ। सारा, विड्रॉल प्लान शुरू करो। उसकी कुरकुरी प्रोफेशनल आवाज बिना एक बीट छोड़े वापस आती है। समझ गई सर। 3 दिन बाद कंपनी की एडमिन टीम एक कंपनी वाइड नोटिस भेजती है। यह मेरी औपचारिक अनुशासनात्मक सजा और 1,88,000 युआन के जुर्माने की घोषणा करती है। मेरा ऑफिस खाली कर दिया जाता है। लियो सीधे अंदर आता है और खुद को घर जैसा महसूस कराता है। इस बीच मैं घर पर अपनी स्टडी में बैठता हूँ। अपनी स्क्रीन पर प्रॉपर्टी बेट एग्रीमेंट की स्कैन की गई कॉपी देख रहा हूँ। मेरे होंठों पर एक धीमी मुस्कान आती है। खेल अभी शुरू हुआ है। मेरे ऑफिस में जाने के बाद लियो जो पहली चीज करता है वो दीवारों पर हर कला के टुकड़े को फाड़ देना और उन्हें अपने खुद के मोटिवेशनल पोस्टर से बदलना है। वह मेरी कुर्सी पर बैठता है, पैर ऊपर कॉल लेता है, आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ। हाँ, मार्क्स की पोजीशन अब मेरी। हर चीज के लिए मेरे पास आओ। लीडिया लियो को कोर बिजनेस मीटिंग्स में खींचना शुरू कर देती है और उसे हर बड़ा प्रोजेक्ट सौंप देती है जो मैं चलाता था। पूरी कंपनी में बात फैल जाती है। लियो अब मिस लीडिया का राइट हैंड मैन है। मार्कस खत्म हो गया। मैं घर पर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास बैठता हूँ। रियल टाइम सर्विलांस रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जो सारा मुझे भेजती है। सारा मेरे परिवार के एंटरप्राइज के लिए स्पेशल असिस्टेंट है। वो व्यक्ति जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। उसकी आवाज फोन के माध्यम से आती है। सर, लियो ने सप्लायर और क्लाइंट कॉन्टेक्ट तक पहुंचना शुरू कर दिया है। लीडिया कुछ घूंट लेती है। क्या कोर सर्वर एक्सेस लॉक कर दिया गया है? हो गया। सभी क्रिटिकल डेटा परमिशंस अब आपके पर्सनल अकाउंट से जुड़ी है। मैंने ट्रिपल लेयर एन्क्रिप्शन सेटअप कर दिया है। अगर कोई जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिस्टम अपने आप लॉक हो जाता है। अच्छा, अब मिस्टर शाओ और डायरेक्टर वांग तक पहुंचो। उन्हें बताओ कि जाल बंद करने का समय आ गया है। मैं हैंग अप करता हूं और अपना लैपटॉप खोलता हूं। मैं कंपनी के इंटरनल सिस्टम में लॉग इन करता हूं। स्क्रीन लियो को फाइनेंशियल डेटाबेस
तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, सभी असफल। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह अभी कितना घबराया हुआ दिख रहा है। मैंने ये सिस्टम खुद पुराने दिनों में बनाया था। मेरे प्राधिकरण के बिना कोई भी कंपनी की जीवन रेखा को नहीं छूता। इस बीच कंपनी कॉन्फ्रेंस रूम में लियो अपनी स्क्रीन पर गुस्सा खो रहा है। क्या हो रहा है? मैं कुछ भी क्यों नहीं खोल सकता? एक टीम का प्रमुख अपना पसीना पोंछता है। मिस्टर लियो, इन फाइलों में स्पेशल परमिशन सेटिंग्स है। उन्हें वीपी हान के प्राधिकरण की आवश्यकता है। मार्क्स को सस्पेंड कर दिया गया है। किस प्राधिकरण की बात कर रहे हो? बस इसे क्रैक करके खोलो। यह सिस्टम वीपी हान की टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया गया था। इसे जबरदस्ती खोलने से डेटा लॉस हो सकता है। लीडिया कॉन्फ्रेंस रूम में भौहें सिकोड़ते हुए घुसती है। क्या हो रहा है मिस लीडिया? मार्कस ने कंपनी के सभी कोर डेटा को लॉक कर दिया है। हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। लीडिया का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तुरंत मार्कस से संपर्क करो। उसे एक्सेस सौंपने के लिए कहो। मुझे लीडिया की कॉल तब मिलती है जब मैं जिम में ट्रेडमिल पर हूँ। मैं स्क्रीन पर एक नजर डालता हूँ और इसे स्पीकर पर रख देता हूँ। मिस लीडिया, कुछ चाहिए? मार्क्स, सिस्टम एक्सेस सौंप दो। हमें काम के लिए इसकी जरूरत है। मैं अपने चेहरे से पसीना पोंछता हूँ। मिस लीडिया, क्या आप भूल गई? मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी पॉलिसी कहती है कि सस्पेंडेड कर्मचारी किसी भी कंपनी मामले में शामिल नहीं हो सकते। ये अलग है। सिस्टम एक्सेस संचालन को प्रभावित करता है। फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये अलग था जब आपने मुझे दंडित किया? और वैसे भी एसेट ट्रांसफर और लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट जिस पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किए स्पष्ट रूप से कहती है उस दिन से आगे कंपनी के मामले अब मेरी चिंता नहीं है। लाइन कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर डायल टोन। मैं अपना फोन नीचे रख देता हूँ और दौड़ता रहता हूँ। 30 मिनट बाद सारा मुझे संदेश भेजती है। सर, कंपनी ने अभी 20 मिलियन की डील खो दी क्योंकि वे समय पर क्लाइंट को प्रोजेक्ट डेटा नहीं दे सके। लीडिया ने अपने ऑफिस में 3 कप तोड़ दिए। मैं वापस संदेश भेजता हूँ। अच्छा, तूफान को और बुरा होने दो। 5वीं सुबह कंपनी फट जाती है। पूरा ऑफिस सिस्टम बिना चेतावनी के बंद हो जाता है। हर स्क्रीन काली हो जाती है। क्लाइंट डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस सभी पहुंच से बाहर। टेक टीम सर्वर रूम में घुस जाती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। लियो सर्वर रूम के दरवाजे पर खड़ा है, चेहरा राख की तरह पीला। क्या हो रहा है? कल तक सब कुछ ठीक था। मिस्टर लियो, सिस्टम ने कोर परमिशंस तक जबरदस्ती पहुंच की कोशिश का पता लगाया। इसने ऑटोमेटिक लॉकडाउन ट्रिगर कर दिया। पूरा डेटाबेस अब लॉक है। लियो टेक मैनेजर को कॉलर से पकड़ता है। जब मैंने तुम्हें इसे क्रैक करने को कहा तो तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी कि ऐसा होगा? मैंने चेतावनी दी थी। आपने मुझे जारी रखने को कहा। लीडिया सर्वर रूम में घुसती है। उसकी आवाज तेज है। क्या इसे रिस्टोर किया जा सकता है? केवल वीपी हान का बायोमेट्रिक अनलॉक ही इसे खोल सकता है। हमारे पास वो एक्सेस नहीं है। लीडिया एक धीमी सांस लेती है। मैं घर पर अपने सन रूम में चाय पी रहा हूँ जब लीडिया की कॉल आती है। मैं इसे 10 सेकंड तक बजने देता हूँ, इससे पहले कि उठाऊं। मिस लीडिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मार्क्स, कंपनी का सिस्टम डाउन है। वापस आओ और इसे ठीक करो। मिस लीडिया, मुझे फिलहाल सस्पेंड किया गया है। कंपनी पॉलिसी कहती है कि मैं किसी भी कंपनी मामले में शामिल नहीं हो सकता। आपके शब्द याद है, नियम नियम है। मेरे साथ खेल मत खेलो। मार्कस, तुमने यह सिस्टम बनाया, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे बनाए रखने की। मैं हंसता हूँ, इसे बनाए रखना। मिस लीडिया, एसेट ट्रांसफर और लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट बहुत स्पष्ट है। उस दिन से आगे सभी कंपनी मामले अब मेरी चिंता नहीं। आप नहीं चाहेंगी कि मैं कंपनी पॉलिसी तोड़ूं। क्या आप चाहेंगी? मैं अभी एक अनुशासित कर्मचारी हूँ। अगर मैं वापस जाता हूँ और अनधिकृत आचरण का आरोप लगता है तो 1,88,000 का वो जुर्माना बेकार हो जाएगा। लीडिया की आवाज एक पिच ऊपर उछलती है। मार्कस, तुम आखिर क्या चाहते हो? क्या लियो मेरी पुरानी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल रहा? मुझे यकीन है कि वो कुछ पता लगा लेगा। मैं हैंग अप करता हूँ और लीडिया का नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। कंपनी में वापस लीडिया गुस्से से कांप रही है। लियो उसके चारों ओर पंजों पर चलता है। वह उसे एक निगाह मारती है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि डेटा रिकवरी की कितनी लागत है? और अगर हमारे कोर ट्रेड सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाते हैं तो नुकसान कहीं अधिक होगा। तभी सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आती है। मिस लीडिया, बुरी खबर। हुआताई ग्रुप कहता है कि अगर हम आज दोपहर 3 बजे तक प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा नहीं करते तो वे पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। पेनल्टी 50 लाख है। लीडिया सफेद पड़ जाती है। हुआताई ग्रुप कंपनी का इस साल का सबसे बड़ा क्लाइंट है। ये प्रोजेक्ट पूरे साल का प्रदर्शन है। वो दांत पीसती है। मार्क्स के घर जाओ, उससे व्यक्तिगत रूप से बात करो। आधे घंटे बाद लीडिया लियो और 2 टेक स्टाफ के साथ पहुंचती है। मैं उन्हें सिक्योरिटी कैमरे से देखता हूं और इंटरकॉम दबाता हूं। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है मिस लीडिया? मार्क्स, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। सॉरी, मुझे फिलहाल सस्पेंड किया गया है। कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को मिलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। प्लीज वापस जाइए मिस लीडिया। लीडिया एक सांस लेती है। मार्क्स, अपनी कीमत बताओ, कितना लगेगा? मिस लीडिया, आप क्या सुझाव दे रही है? मैं एक अनुशासित कर्मचारी हूँ। कंपनी के मामलों में मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्या वो मेरे खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं करेगा? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लीडिया गुस्से से बोलने में असमर्थ है। ठीक उसी पल उसका फोन बजता है। मिस लीडिया, डेडलाइन बीत चुकी है। चूंकि आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में असमर्थ है, हम एग्रीमेंट के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कृपया 3 दिनों के भीतर पेनल्टी फीस निर्धारित अकाउंट में ट्रांसफर करें। कॉल खत्म हो जाती है। लीडिया जम जाती है। 50 लाख की पेनल्टी प्लस सिस्टम क्रैश से हुआ नुकसान। कंपनी का कैश फ्लो एक झटके में निचुट जाता है और ये सिर्फ शुरुआत है। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो पर खड़ा होकर देखता हूँ। लीडिया और उसका ग्रुप नीचे निराश होकर जा रहे हैं। मैं सारा को एक संदेश भेजता हूँ। मिस्टर शाओ को बताओ कि अब आगे बढ़ने का समय। हुआताई की पेनल्टी कंपनी को हथौड़े की तरह मारती है। सीएफओ उसी रात लीडिया को ढूंढने के लिए भागता है। मिस लीडिया, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश खत्म हो रहा
रहा है। हम अभी भी सप्लायर्स को देने वाले हैं। कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह चाहिए और रेंट का समय है, पहले पेनल्टी चुकाओ, बाकी सब पीछे धकेल दो। लेकिन सप्लायर्स ने पहले ही 3 बार कॉल किया है, अगर हम नहीं चुकाएंगे तो वे हमें काट सकते हैं। मैं समझती हूँ। बस इतना ही। वह सीएफओ को विदा करती है और उस सेफ को घूरती है जो मेरे ऑफिस से मूव किया गया था। वह मेरे ऑफिस के कोने में पूरे समय पड़ा रहा। जब उसने एसेट संभाली तो उसने ये चेक करने के बारे में कभी नहीं सोचा कि अंदर क्या है। वह लियो को बुलाती है, क्या इस सेफ को खोला जा सकता है? लियो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमता है। इसमें कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। 2 घंटे बाद एक लॉकस्मिथ इसे खोलता है। लीडिया अंदर की फाइलों में खोदती है, लेकिन सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मिलते हैं। जैसे ही निराशा घेरती है, लियो एकदम नीचे से एक मनीला लिफाफा निकालता है। मिस लीडिया, यह महत्वपूर्ण लगता है। वह इसे लेती है और अंदर के दस्तावेज बाहर निकालती है। पहले पेज पर लिखा है ऑफिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी बेट एग्रीमेंट। वह तेजी से पलटती है। उसका चेहरा हर सेकंड और भी पीला पड़ता जाता है। कोर शर्तें बिल्कुल स्पष्ट है। ऑफिस बिल्डिंग का रजिस्टर्ड मालिक मार्कस हान है, जबकि प्रॉपर्टी को कंपनी द्वारा कोलैटरल के रूप में उपयोग किया गया है। कंट्रोलिंग पार्टी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पार्टी बदलती है, बिल्डिंग का उद्देश्य बदलता है या कोई मालिकाना विवाद उठता है, मार्कस हान को तुरंत मालिकाना हक वापस लेने का अधिकार है और कंपनी को 15 दिनों के भीतर 3 करोड़ युआन का जुर्माना देना होगा। यह एग्रीमेंट 3 साल पहले साइन हुआ था, ठीक तब जब कंपनी पहली बार स्थापित हुई थी। लीडिया की उंगलियां कांपती है जब वो आखिरी पेज पर आती है। दोनों के हस्ताक्षर उसके मार्क्स के हाथ से लिखे हुए, साथ ही कंपनी की आधिकारिक सील। लियो एक नजर डालने के लिए झुकता है। उसका चेहरा भी बदल जाता है। मिस लीडिया, यहाँ कंट्रोलिंग पार्टी का क्या मतलब है? लीडिया अपनी आंखें बंद करती है। 3 दिन पहले मैंने एसेट ट्रांसफर और लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट साइन किया। ऑफिस बिल्डिंग का कंट्रोल मार्क्स से हटाकर कंपनी को दे दिया। इस एग्रीमेंट के तहत कंट्रोलिंग पार्टी पहले ही बदल चुकी है। इसका मतलब है कि हमें उसे 30 करोड़ देने होंगे। लीडिया की आंखें खुल जाती है। ऑफिस मौत की खामोशी में डूब जाता है। लियो हकलाता है, क्या मार्क्स ने यह जानबूझकर किया? वह इस एग्रीमेंट के बारे में पहले से जानता था, इसलिए उसने बिना लड़ाई के चाबियां सौंप दी। लीडिया एग्रीमेंट झपट लेती है, बार बार पढ़ती है। कोई छेद ढूंढती है, कोई नहीं है। हर शब्द एयरटाइट है। हर क्लॉज उसे ब्लेड की तरह काटता है। जब उसे मार्क्स की बिल्डिंग की एक्सेस चाहिए थी, उसने कभी शर्तें ध्यान से नहीं पढ़ी। मार्क्स ने जो कहा उसने साइन कर दिया। कौन जानता था कि एक भूला हुआ कागज एक टिकिंग टाइम बम बन जाएगा? लियो सावधानी से कहता है, मिस लीडिया, क्या हम बस ये बहाना कर सकते हैं कि हमने ये देखा ही नहीं? मार्कस ने अभी तक इसे नहीं उठाया। लीडिया ठंडी हंसी हंसती है, तुम्हें लगता है वो नहीं उठाएगा? वो हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। शब्द उसके मुंह से निकलते ही एक दस्तक होती है। सेक्रेटरी अंदर झांकती है। मिस लीडिया, कोर्ट से एक डिलीवरी। लीडिया का पेट गिर जाता है। वह इसे लेती है और फाड़ती है। अंदर मांग का एक औपचारिक नोटिस है, मार्क्स की लीगल टीम द्वारा साइन किया गया। चिट्ठी छोटी और सीधी है। चूंकि आपकी कंपनी ने ऑफिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी बेट एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 क्लॉज 2 का उल्लंघन किया है, हम इतद द्वारा औपचारिक रूप से यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर 30 करोड़ युआन के भुगतान की मांग करते हैं। अनुपालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्रवाई और कोर्ट द्वारा आदेशित एसेट फ्रीज होगा। कागज लीडिया के हाथ से फिसल जाता है। वे अपनी कुर्सी में ढह जाती है। लियो राख की तरह सफेद। मिस लीडिया, कंपनी के पास 30 करोड़ नहीं है। लीडिया बुदबुदाती है। उसने ये शुरू से ही प्लान किया था। जिस क्षण मैंने वो ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया, वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह आखिरकार समझ जाती है। मीटिंग में उसकी शांति, चाबियां सौंपते समय उसकी आसानी, मदद करने से इनकार, ये सब इस एग्रीमेंट की वजह से था। उसे मजबूर नहीं किया गया। उसने लंबा खेल खेला और वो कदम दर कदम हर जाल में चली गई, एक मूर्ख की तरह। जैसे ही सूरज डूबता है, लीडिया नोटिस को घूरती है। उसकी उंगलियां कागज के किनारे को सफेद करते हुए पकड़े हुए है। 30 करोड़ 15 दिन, बिना किसी रास्ते वाला जाल। उस पेनल्टी की छाया उठने से पहले ही कंपनी को एक और झटका लगता है। अगली सुबह जल्दी प्रोडक्शन मैनेजर घबराया हुआ भागता है। वो लीडिया के ऑफिस में घुस जाता है। मिस लीडिया, मिस्टर शाओ ने अभी घोषणा की है, वह तुरंत सप्लाई काट रहे हैं और मांग करते हैं कि हम सभी बकाया भुगतान साफ करें या वह हमें एक बोल्ट भी नहीं भेजेंगे। लीडिया अपना सिर ऊपर उठाती है, क्या मिस्टर शाओ और हम बस ठीक काम कर रहे थे, अचानक ये क्यों? मैनेजर अपना सिर हिलाता है, मुझे कोई अंदाजा नहीं, कल रात सब कुछ ठीक था। लीडिया तुरंत मिस्टर शाओ को कॉल करती है। ये लंबे समय तक बजता है, इससे पहले कि वह उठाए। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी है। मिस लीडिया, मुझे अफसोस है, हम हाल ही में अपना बिजनेस रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम सप्लाई जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकते। मिस्टर शाओ, हमने इतने सालों से एक साथ काम किया है, अगर कोई इशू है तो हम बात कर सकते हैं। क्या यह भुगतान के बारे में है? मैं हमारी फाइनेंस टीम को अभी ट्रांसफर करवाती हूँ। मिस लीडिया, ये पैसे के बारे में नहीं है, मैं आपके साथ सीधी बात करूंगा। मैंने पहली जगह यंग मास्टर हान के फेवर के रूप में सप्लाई करने के लिए सहमति दी थी। अब जब वो आपकी कंपनी से चले गए हैं, मुझे जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता। कंपनी अभी भी कंपनी है। लेकिन मिस लीडिया, चलिए इसके चारों ओर नाचे नहीं। मैं यंग मास्टर हान को अच्छे से जानता हूँ। अगर वो सच में वापस जाना चाहते तो वो पहले ही जा चुके होते। जो तथ्य है कि वो चले गए, ये मुझे बताता है कि वहाँ कुछ गलत है। मैं केमिस्ट्री के आधार पर बिजनेस करता हूँ। मेरी केमिस्ट्री यंग मास्टर हान के साथ है, आपके साथ नहीं। बस इतना ही। वो फोन काट देता है। लीडिया अपना फोन पकड़ती है। उसके हाथ के पीछे की नसें उभर आती है। लियो उसके बगल में बुदबुदाता है, मिस लीडिया, क्या आप मिस्टर शाओ से बात करेंगी? मैं उनसे पहले कुछ बार मिल चुका हूँ। लीडिया उसे एक नजर मारती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कहती है। जाओ और कोशिश करो। लियो जाता है। वह लॉबी में 2 घंटे इंतजार करता है, इससे पहले कि वो आखिरकार
सप्लायर मिस्टर शाओ की सेक्रेटरी से मिल पाए। वह अपना कार्ड सौंपता है। प्लीज उन्हें बताएं कि मैं कंपनी से लियो हूँ, मैं पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सेक्रेटरी कार्ड पर एक नजर डालती है और विनम्रता से मुस्कुराती है। मुझे अफसोस है, मिस्टर शाओ आज बहुत व्यस्त है, उनके पास विजिटर्स के लिए समय नहीं है, तो मैं कल या परसों अपॉइंटमेंट ले लूंगा, मेरे लिए काम करेगा। सेक्रेटरी अपना सिर हिलाती है। मिस्टर शाओ का शेड्यूल हाल ही में पूरी तरह भरा हुआ है, वाकई कोई उपलब्धता नहीं है, प्लीज वापस जाइए, बस 10 मिनट ही मुझे चाहिए। उसे बिल्डिंग से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। वह बाहर खड़ा होता है, चेहरा अपमान से जल रहा है। वापस ऑफिस में लियो लीडिया को अपनी शर्मनाक रिपोर्ट देता है। मिस लीडिया, मिस्टर शाओ ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। लीडिया अपनी आंखें बंद करती है, एक धीमी सांस लेती है। वह जानती है कि ये समय के बारे में नहीं है। लियो के पास बस मिस्टर शाओ से मीटिंग लेने की हैसियत नहीं है। उस लेवल का एक सप्लायर कंपनी की परवाह नहीं करता, वे कनेक्शन और रेपुटेशन की परवाह करते हैं। जब मार्क्स यहाँ था, मिस्टर शाओ मार्क्स के सम्मान में आते थे। अब जब मार्क्स चले गए हैं, लीडिया के पास देने के लिए क्या है? वो हाथ हिलाती है चिढ़कर। मैं समझ गई, जाओ और वैकल्पिक सप्लायर्स ढूंढो। गैप को भरने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर मुंह बनाता है। दूसरे सप्लायर या तो दोगुना चार्ज करते हैं या क्वालिटी में कमजोर पड़ते हैं, और आखिरी समय में सप्लायर स्विच करने का मतलब है कम से कम 1 महीने की डिलीवरी में देरी। लीडिया टेबल पर हाथ मारती है। तो तुम क्या सुझाव देते हो कि मैं जाकर मिस्टर शाओ से भीख मांगू? मौत की खामोशी लियो सावधानी से बोलता है, क्या अगर हम मार्क्स को कदम रखने को कहे? लीडिया उसे घूरती है। लियो तुरंत चुप हो जाता है। मार्क्स से मदद मांगे, क्या वह सच में ऐसा करने को खुद को ला सकती है? और भी महत्वपूर्ण, क्या मार्क्स मदद भी करेगा? बस मार्क्स के बारे में सोचने से ही लीडिया की छाती कसती, वो दांत पीसती है। दूसरे सप्लायर ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या है, पहले ऑर्डर्स पूरे करो। लीडिया नहीं जानती कि ठीक उसी क्षण जब वो ये कॉल करती है, 2 अन्य लॉन्ग टर्म सप्लायर्स को भी वही संदेश मिल चुका है, और इसका हर बिट मेरे द्वारा पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा है। मैं अपनी स्टडी में बैठता हूँ, सारा की अपडेट सुनता हूँ, जबकि मैं चाय की एक घूंट लेता हूँ। मिस्टर शाओ की तरफ अच्छे से संभाल लिया गया है। अब डायरेक्टर वांग को नोटिफाई करो, उनकी बारी है। समझ गई सर। साथ ही लीडिया ने अभी 3 नए सप्लायर्स से संपर्क किया। सभी ने आसमान छूती कीमतें बताई। मैं मुस्कुराता हूँ, उसे भुगतान करने दो। जितना अधिक वो खर्च करेगी उसके लिए उतना ही बुरा होगा। जबकि लीडिया सप्लायर क्राइसिस में दबी हुई है, उसे कोई अंदाजा नहीं कि एक बहुत बड़ा खतरा बैंक में चुपचाप पक रहा है। 3 रिप्लेसमेंट सप्लायर्स में साइकिल करने के बाद सभी मूल की दोगुनी कीमत पर कंपनी का कैश फ्लो ब्रेकिंग पॉइंट तक खींच जाता है। सीएफओ लीडिया के पास नंबरों के साथ आता है। मिस लीडिया, हमारी वर्तमान खर्च दर पर कंपनी के पास अधिकतम 2 महीने का कैश बचा है। इसके ऊपर मार्क्स के 30 करोड़ की पेनल्टी जोड़ो, हम बस इसे नहीं चुका सकते। लीडिया चिंताजनक नंबरों को घूरती है, कनपटी धड़क रही है। लियो बोलता है, मिस लीडिया, हम बैंक लोन क्यों नहीं लेते? कंपनी के पास एसेट के रूप में ऑफिस बिल्डिंग है, हम इसे कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लीडिया की आंखें चमक उठती है। सही है, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कम से कम 8 करोड़ की, हम इसके खिलाफ 3 से 5 करोड़ उधार ले सकते हैं। ये कैश की कमी को कवर करता है और पेनल्टी चुका देता है। एक तीर से 2 शिकार। वह लियो को तुरंत मटेरियल तैयार करने को कहती है। बिल्डिंग का टाइटल, डीड और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो खुद बैंक जाएगी। लियो उत्सुकता से भागता है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो सीधा एक और जाल में चल रहा है जो मैंने बिछाया है। 2 दिन बाद लीडिया दस्तावेजों के पूरे स्टैक के साथ सिटी कमर्शियल बैंक में चली जाती है। वो खास तौर पर डायरेक्टर वांग से मिलने के लिए कहती है। इंडस्ट्री में एक मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जिनके पास बड़े लोन अप्रूवल्स का अधिकार है। लीडिया रिसेप्शन रूम में आधे घंटे इंतजार करती है, इससे पहले कि डायरेक्टर वांग आए। गोल्ड रिम्ड चश्मा, मुस्कान, विनम्र लेकिन दूर। मिस लीडिया, आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंच जाती। मैंने सुना है कि आप सिक्योर्ड लोन लेना चाहती है। लीडिया मुस्कान फोर्स करती है और दस्तावेज सौंपती है। जी डायरेक्टर वांग, यह हमारी ऑफिस बिल्डिंग का टाइटल डीड है और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्डिंग 8 करोड़ की है, हम ऑपरेशंस के लिए 5 करोड़ उधार लेना चाहेंगे। डायरेक्टर वांग दस्तावेज लेते हैं और लापरवाही से पलटते हैं, फिर उन्हें अपने बगल वाले लोन ऑफिसर को सौंप देते हैं। पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू चलाओ। लोन ऑफिसर दस्तावेज लेकर चला जाता है। डायरेक्टर वांग लीडिया को 1 कप चाय डालते हैं। मिस लीडिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार एसेट वैल्यूएशन और क्रेडिट रिव्यू में 3 से 5 बिजनेस डेज लगते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 हफ्तों के अंदर लीडिया राहत की सांस लेती है। थैंक यू डायरेक्टर वांग। डायरेक्टर वांग मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लीडिया को विदा करते हैं, उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। जैसे ही वो चली जाती है, वह मेरे नंबर पर डायल करते हैं। यंग मास्टर हान, लीडिया भी सिक्योर्ड लोन के लिए आई थी, वही ऑफिस बिल्डिंग जिसका आपने जिक्र किया था। मैं सोफे पर पीछे झुकता हूँ। इसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलाओ, ये सुनिश्चित करो कि सब कुछ अच्छे से चेक किया जाए। समझ गया। मैं उस बिल्डिंग की ओनरशिप स्थिति पर खास ध्यान दूंगा। मैं फोन काटता हूँ और सारा को एक मैसेज भेजता हूँ, लीगल टीम को अलर्ट करो, सभी ओनरशिप डॉक्यूमेंट स्टैंड बाय पर तैयार रखे। 3 दिन बाद लीडिया को बैंक से एक कॉल आती है, प्रिलिमिनरी रिव्यू पास हो गया है। वे उससे नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स लाने को कहते हैं। राहत महसूस करते हुए वह लियो के साथ बैंक की तरफ भागती है। मीटिंग रूम में लोन ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का एक स्टैक रखता है। मिस लीडिया, ये लोन एग्रीमेंट है और कोलेट्रल एग्रीमेंट, कृपया इन्हें रिव्यू करें। लीडिया तेजी से स्किम करती है। 5 करोड़ का लोन, 6% वार्षिक ब्याज, 3 साल की अवधि। वो साइन करने वाली ही होती है कि अचानक डायरेक्टर वांग दरवाजा खोलते हैं। रू को लीडिया ऊपर देखती है, उसका पेट गिर जाता है। डायरेक्टर वांग बैठ जाते हैं, उनका चेहरा गंभीर। मिस लीडिया, हमारी रिव्यू प्रोसेस के दौरान हमने कुछ इश्यूज
पहचाने हैं। इस ऑफिस बिल्डिंग का रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर मार्क्स हान है, आपकी कंपनी नहीं, जबकि आपने एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट दिया है। हमारी लीगल काउंसिल के अनुसार वह एग्रीमेंट केवल ऑपरेशनल कंट्रोल ट्रांसफर करता है, ओनरशिप नहीं। लीडिया पीली पड़ जाती है, लेकिन हम ही इसे उपयोग कर रहे हैं और मार्क्स ने इसे ट्रांसफर करने के लिए सहमति दी थी। मिस लीडिया, सिक्योर्ड लोन के लिए बैंक टाइटल डीड पर नाम के आधार पर जाता है, वह नाम मार्क्स हान है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग कानूनी रूप से उनकी है। जब तक वो खुद आकर कोलेटरल पर साइन नहीं करते, हम ये लोन प्रोसेस नहीं कर सकते। लीडिया घबरा जाती है। डायरेक्टर वोंग, हम समझा सकते हैं। मार्कस भले ही रजिस्टर्ड ओनर हो, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट हमें सौंप दिया है। मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही है, लेकिन बैंक के अपने नियम होते हैं। हम लोन रिस्क के लिए जिम्मेदार हैं। अगर प्रॉपर्टी ओनर ने कोलेटरल के लिए सहमति नहीं दी और बाद में कोई विवाद उठता है, तो बैंक के नुकसान को कौन कवर करेगा? लीडिया अवाक रह जाती है। लियो बुदबुदाता है, क्या हम बस मार्क्स को साइन करने के लिए नहीं बुला सकते? डायरेक्टर वांग लियो को देखते हैं। अगर मिस्टर हान साइन करने के लिए तैयार हैं, तो ये आदर्श होगा। हालांकि जहां तक मुझे पता है, मिस्टर हान अब आपकी कंपनी में कार्यरत नहीं है। वे शब्द लीडिया को बर्फीले पानी की तरह मारते हैं। मार्क्स को साइन करने के लिए बुलाना, क्या वो कभी उसके लिए सहमत होगा? डायरेक्टर वांग खड़े होते हैं। मिस लीडिया, यहाँ मेरा सुझाव है, वापस जाइए और मिस्टर हान से बात कीजिए। अगर वो कोलेटरल के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें खुद टाइटल डीड के साथ लाइए और हम तुरंत प्रोसेस कर देंगे। लीडिया वहीं जम जाती है, पूरी तरह असमंजस में। मिस लीडिया, क्या हम मार्क्स को कॉल करें? लीडिया अपनी आंखें बंद करती है। वो कॉल करती है। फोन लंबे समय तक बजता है। आखिरकार कनेक्ट होता है। मेरी आवाज स्पीकर से आती है, आलसी और बेपरवाह। मिस लीडिया, अब क्या है? लीडिया धीमी सांस लेती है, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मार्क्स कंपनी को चीजें चलाने के लिए एक लोन चाहिए। हमें बिल्डिंग को कोलेटरल के रूप में उपयोग करना है। हमें आपको बैंक आकर साइन करने की जरूरत है। लाइन पर एक रुकावट, फिर एक शांत हंसी। मिस लीडिया, क्या ये कोई मजाक है? वह बिल्डिंग मेरी निजी प्रॉपर्टी है। मैं इसे कंपनी के लिए कोलेटरल के रूप में क्यों उपयोग करूं? लीडिया दांत पीसती है। क्या आपने बिल्डिंग कंपनी को नहीं सौंपी थी? मैंने ऑपरेशनल राइट्स ट्रांसफर किए। निश्चित रूप से आप फर्क समझती होंगी। मार्क्स कंपनी अभी वाकई मुश्किल में है। प्लीज मदद करो, मैं फोन काट देता हूँ। लीडिया अपना फोन पकड़ती है, उंगलियां कांप रही है। लियो धीरे से पूछता है, मिस लीडिया, अब हम क्या करें? लीडिया अपनी आंखें खोलती है और वे निराशा से भरी हुई है। लोन फेल हो जाता है। सप्लायर्स ऊंची कीमतें मांग रहे हैं। पेनल्टी ड्यू है। कंपनी की फाइनेंस तबाही के कगार पर है और यह सब एक मूर्खतापूर्ण फैसले से जुड़ता है जो उसने किया। लोन मर जाता है। लीडिया को कुछ और सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सीएफओ से हर एसेट की एक लिस्ट बनवाती है जिसे कंपनी लिक्विडेट कर सकती है। वह उन्हें घाटे में बेचने की प्लानिंग करती है, इमरजेंसी कैश के लिए। जबकि वो जद्दोजहद कर रही है, सीएफओ घबराकर भागता हुआ आता है। मिस लीडिया, कुछ सीरियस है? कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। लीडिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। क्या ये कैसे फ्रीज हुआ? सीएफओ लैपटॉप उसकी तरफ घुमाता है। मैंने अभी एक सप्लायर को फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश की। सिस्टम ने अकाउंट को असामान्य फ्लैग किया। मैंने बैंक को कॉल किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का आदेश है। लीडिया तुरंत डायरेक्टर वांग को कॉल करती है। डायरेक्टर वांग, हमारा कंपनी अकाउंट अचानक क्यों फ्रीज हुआ? मिस लीडिया, ये स्थिति है, आपके लोन एप्लीकेशन की रिव्यू के दौरान हमने कई रिस्क कंसर्न्स पहचाने। आगे की जांच के बाद हमने पाया हमारे पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि आपकी कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी में महत्वपूर्ण रिस्क है। लेकिन हमने हमेशा वे लोन समय पर चुकाए। हमने कभी कोई पेमेंट मिस नहीं की। डायरेक्टर वांग साइज लेते हैं। मिस लीडिया, शायद आप इससे अवगत नहीं है, जिस कारण से आपकी कंपनी इतनी अनुकूल ब्याज दरें और क्रेडिट लिमिट सिक्योर कर पाई, वह पूरी तरह से एक पर्सनल क्रेडिट गारंटी के कारण था। मिस्टर हान का परिवार फाइनेंशियल सर्कल्स में बहुत विश्वसनीयता रखता है, इसीलिए बैंक आपकी कंपनी को इतनी बड़ी क्रेडिट लाइन देने को तैयार था। अब जब मिस्टर हान ने वो गारंटी वापस ले ली है, हमारे रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अनुसार आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ए से सी पर गिर गई। लीडिया की हथेलियों पर ठंडा पसीना छूटता है। उन्होंने गारंटी वापस ले ली। मिस्टर हान की लीगल टीम ने एक औपचारिक गारंटी विथड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट की और आपकी कंपनी के उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में दिए। रिव्यू के बाद बैंक ने निर्धारित किया कि मिस्टर हान की रिक्वेस्ट कानूनी रूप से वैध है और विथड्रॉल को अप्रूव कर दिया है। लीडिया अस्तब्ध रह जाती है। उसे कभी पता नहीं था कि कंपनी के 3 चिकने साल पूरी तरह से मार्कस की पर्सनल क्रेडिट पर बने थे। वे कम ब्याज वाले लोन्स, वे अनुकूल शर्तें, वे फास्ट ट्रैक बैंक अप्रूवल्स, ये सब मार्क्स के कारण। डायरेक्टर वांग जारी रखते हैं, इसके अतिरिक्त लोन एग्रीमेंट की शर्तों के तहत एक बार गारंटी वापस ले ली जाती है तो बैंक को जल्दी रिपेमेंट या अतिरिक्त कोलेटरल मांगने का अधिकार है। आपकी कंपनी को 15 दिनों के अंदर पूरी रकम चुकानी होगी। ऐसा करने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई होगी। डायरेक्टर वोंग, क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है? कंपनी वास्तव में फंड्स की कमी से जूझ रही है। डायरेक्टर वोंग की आवाज ठंडी हो जाती है। मिस लीडिया, ये बैंक की पॉलिसीज हैं, मेरे हाथ बंधे। साथ ही अकाउंट फ्रीज बैंक के हितों की रक्षा के लिए जब तक लोन पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता, फ्रीज जारी रहता है। कॉल खत्म हो जाती है। लीडिया अपनी कुर्सी में ढह जाती है। एक फ्रीज्ड अकाउंट का मतलब है कंपनी का हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरी तरह रुक गया है। वे सप्लायर्स को नहीं चुका सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते, यहाँ तक कि यूटिलिटी बिल भी नहीं चुका सकते। मिस लीडिया, हम क्या करें? परसों पैरोल की तारीख है और अकाउंट फ्रीज है। लीडिया आंखें बंद किए बैठी है, कनपटी धड़क रही है। वो आखिरकार समझ जाती है, मार्क्स को बाहर नहीं निकाला गया। वो अपनी शर्तों पर चले गए और जाने से पहले उन्होंने चुपचाप हर एक खंभा खींच लिया जो
कंपनी को संभाले हुए था। उन्हें बस इंतजार करना था और देखना था कि कंपनी कैसे ढहती है। सीएफओ वापस आता है। मिस लीडिया, दो और सप्लायर्स ने अभी कॉल किया। वे कहते हैं कि अगर हम आज नहीं चुकाएंगे तो वे मुकदमा करेंगे। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी कहती है हम 3 महीने रेंट में पीछे है, अगर हम नहीं चुकाएंगे तो वे ऑफिस को वापस ले लेंगे। लीडिया की आंखें तड़क जाती है। रेंट? क्या हम मार्क्स की बिल्डिंग का उपयोग नहीं कर रहे? मिस लीडिया, वह बिल्डिंग केवल हेडक्वार्टर्स को कवर करती है, बाकी 3 ब्रांच ऑफिस सभी रेंटेड है। लीडिया उठकर बैठती है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में इतनी तेजी से विस्तार किया कि हेडक्वार्टर्स काफी नहीं था। उन्होंने कई बाहरी स्पेसेस लीज पर लिए थे। और फिर एचआर डायरेक्टर अंदर आता है। मिस लीडिया, हमें पहले ही 10 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफे सौंपे, सभी कोर टेक्निकल स्टाफ। वे कहते हैं कि उन्हें यहाँ कोई भविष्य नहीं दिखता। लीडिया के चारों ओर कमरा घूमने लगता है। स्टाफ इस्तीफे दे रहे हैं, सप्लायर्स काट रहे हैं, बैंक रिपेमेंट मांग रहा है, अकाउंट्स फ्रीज हैं, हर एक चीज एक मारक झटका है और ये सब एक साथ उस पर गिर रहा है। लियो सावधानी से कहता है अगर हम मार्क्स से बात करने जाएं, अगर वो क्रेडिट गारंटी रिस्टोर करने को तैयार हो जाते हैं तो बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दे। लीडिया लियो पर एक नजर डालती है। वह अपनी निगाह नीचे गिरा लेता है। लीडिया खड़ी होती है और अपने ऑफिस में टहलती है। वो जानती है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मार्क्स से भीख मांगना है, लेकिन क्या वो खुद को ऐसा करने के लिए ला सकती है? वह उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में वापस सोचती है कैसे उसने उन्हें घूरा और चाबियां सौंपने को मजबूर किया, कैसे उन्होंने बिना एक शब्द के वो दस्तावेज साइन किया। बस ये याद करने से ही उसके गले में कुछ अटक जाता है, लेकिन उसके पास क्या विकल्प है? इस डर से कंपनी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। वह दांत पीसती है। गाड़ी निकालो, हम मार्क्स के पास जा रहे हैं। लियो पलक झपकता है अभी नहीं तो कब तब तक इंतजार करें जब तक कंपनी दिवालिया ना हो जाए। आधे घंटे बाद लीडिया फिर से मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी है। इस बार वह किसी को नहीं लाती, सिर्फ खुद। वो डोर बेल दबाती है। मेरी आलसी आवाज इंटरकॉम से आती है। मिस लीडिया फिर से वापस। इस बार क्या है? लीडिया धीमी सांस लेती है। मार्क्स में बात करना चाहती हूँ। मैं एक पल चुप रहता हूँ। बात किस बारे में? कि तुमने मुझे कैसे पेनल्टी दी या कैसे तुमने मेरा सब कुछ ले लिया? लीडिया आंखें बंद करती है। मार्क्स, मुझे पता है मैं गलत थी, अपनी शर्तें बोलो। कंपनी को बचाने के लिए जो भी चाहिए मैं मान जाऊंगी। इंटरकॉम से एक शांत हंसी, फिर खामोशी, एक लंबी खामोशी। लीडिया इंतजार करती है, इतना लंबा कि उसे लगता है मैं चला गया। फिर आखिरकार मेरी आवाज पत्थर की तरह ठंडी, मिस लीडिया, कुछ गलतियां वापस नहीं की जा सकती। लीडिया दरवाजे पर खड़ी है, बंद दरवाजे को घूरते हुए। उसकी आंखें आखिरकार लाल हो जाती हैं। वो हार गई, पूरी तरह से हार गई। मेरे दरवाजे से वापस लौटने के बाद लीडिया दिनों तक धुंधली दुनिया में चलती है। कंपनी की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इस्तीफे ढेर लग रहे हैं, सप्लायर्स से लीगल नोटिस बर्फबारी की तरह आ रहे हैं। इस सारे उथल पुथल के बीच उसकी सेक्रेटरी एक सोने की एम्बॉस्ड इन्विटेशन लेकर आती है। मिस लीडिया, यह जोंगचांग बिजनेस एसोसिएशन की वार्षिक गाला की इन्विटेशन है। लीडिया मुश्किल से उसे देखती है। वो इसे फेंकने ही वाली होती है कि सेक्रेटरी जल्दी से जोड़ती है। मिस लीडिया, यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स आते हैं, शायद जाना फायदेमंद हो। आपको किस्मत से कोई इन्वेस्ट करने को तैयार मिल सकता है। लीडिया की आंखें चमक उठती है। अगर वो एक नया इन्वेस्टर ढूंढ सके तो कंपनी के पास अभी भी मौका है। वो तुरंत सेक्रेटरी को RSVP करने को कहती है। घंटों एक विस्तृत फंडिंग प्रपोजल तैयार करने में बिताती है। गाला की रात लीडिया जोंगचांग के सबसे प्रतिष्ठित 5 स्टार होटल में चली जाती है। एक शार्प बिजनेस सूट में, प्रपोजल हाथ में। ग्रांड हॉल चमकता है, ग्लासों की खनक और इंडस्ट्री एलीट से भरा है। वह एक शैंपेन का गिलास पकड़ती, भीड़ को स्कैन करते हुए एक संभावित इन्वेस्टर की तलाश में। मिस लीडिया, काफी समय हो गया। वह मुड़ती है। ये मिस्टर जांग है जिनके साथ उसने पहले बिजनेस किया है। मिस्टर जांग, आप भी यहाँ हैं? वो मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, फिर अपनी आवाज नीची करते हैं। मिस लीडिया, मैंने सुना है आपकी कंपनी कुछ मुश्किलों से गुजर रही है। लीडिया का दिल कस जाता है। हम वर्तमान में नए राउंड की फंडिंग की तलाश में हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है मिस लीडिया, मैं सीधा बोलूंगा, मैंने सुना है क्या हो रहा है। फ्रीज्ड अकाउंट्स, सप्लायर्स खींचते हुए। ये छोटे इश्यूज नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि फंडिंग के बारे में बात करने से पहले अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉर्ट करे। वो अपनी ड्रिंक लेकर चला जाता है। लीडिया वहीं खड़ी है, चेहरा जल रहा है। वो कुछ और लोगों को ट्राई करती है, हर बार वही रिएक्शन। ये स्पष्ट है कि कंपनी की मुसीबतें पूरे सर्कल में फैल गई है। कोई इस में से कुछ लेना देना नहीं चाहता। जब वो हार मानने और जाने ही वाली होती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर सिर एंट्रेंस की तरफ मुड़ता है। लीडिया जम जाती है। मैं एक बेस्पोक नेवी ब्लू सूट पहनकर अंदर आता हूँ, शांत, बेफिक्र। सारा मेरे बगल में एक शार्प प्रोफेशनल आउटफिट में चल रही है, हाथ में टैबलेट। हर तरह से एक टॉप टियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तस्वीर। बिजनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद आगे आते हैं, मुस्कान बिखेरते हुए। यंग मास्टर हान, आपकी उपस्थिति वास्तव में इस इवेंट को सम्मानित करती है। मैं एक मापा हुआ सिर हिलाता हूँ। आप बहुत दयालु हैं। प्रेसिडेंट मुझे VIP एरिया की तरफ ले जाते हैं। पूरे रास्ते लोग रास्ता देने के लिए हट जाते हैं, सम्मान से सिर हिलाते हुए। लीडिया भीड़ में खड़ी है, देख रही है, पूरी तरह हैरान। यंग मास्टर हान, इसका क्या मतलब है? यंग मास्टर हान, वह आदमी जिसे उसने पेनल्टी दी, उसे यहाँ रॉयल्टी की तरह कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इससे पहले कि वह इसे समझ पाए। डायरेक्टर वोंग दिखाई देते हैं, तेजी से मेरी तरफ चलते हुए और सम्मान से झुकते हुए। यंग मास्टर हान, आपने जो भी कहा था सब संभाल लिया गया है। मैं वो दस्तावेज लेता हूँ जो वो ऑफर करते हैं और लापरवाही से पलटता हूँ। तकलीफ के लिए धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, हान परिवार के लिए कुछ भी। वे आखिरी शब्द लीडिया को बिजली की तरह मारते हैं। हान परिवार। वह याद करती है कि डायरेक्टर वांग ने पहले क्या कहा था कि मार्क्स का परिवार फाइनेंशियल सर्कल्स में बहुत वजन
वजन रखता है। उसने हमेशा सोचा था कि मार्क्स सिर्फ एक आम आदमी है कुछ कनेक्शंस के साथ। अब वो देखती है कि वो कितनी पूरी तरह गलत थी। मिस्टर जियाओ भी चलकर आते हैं, चेहरे पर मुस्कान। यंग मास्टर हान, बहुत समय हो गया। मैंने सुना है आपने एक नया वेंचर शुरू किया है। मैं मुस्कान के साथ सिर हिलाता हूँ। मिस्टर जियाओ, आप चापलूसी करते हैं, साथ मिलकर काम करने के बहुत मौके होंगे। यंग मास्टर हान, लीडिया की तरफ चीजें कैसी चल रही है? लगभग खत्म। मिस्टर जियाओ जानकारी से सिर हिलाते हैं, कुछ और नहीं पूछते। लीडिया पास खड़ी है, हर शब्द सुन रही है और खुद को बर्फ की तरह ठंडा महसूस करती है। तो मिस्टर जियाओ की सप्लाई कट मार्क्स द्वारा निर्देशित थी। डायरेक्टर वॉन्ग का अकाउंट फ्रीज, यह भी मार्क्स कर रहे हैं। हर एक चीज उनकी सावधानी से बिछाई गई योजना थी। वो तूफान की तरह आना चाहती है और उनका सामना करना चाहती, लेकिन उसकी टांगे शीशे से भरी हुई लगती है। तभी मेरी निगाह कमरे में घूमती है और उस पर ठहर जाती है। हमारी आंखें मिलती है। मैं उसकी निगाह पकड़ता हूँ। लीडिया मुंह खोलती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलते। मैं निगाह हटा लेता हूँ। मैं अपने बगल वाले बिजनेसमैन की तरफ मुड़ता हूँ, हंसते हुए और आराम से बात करते हुए, जैसे मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। लीडिया अपने चारों ओर लोगों की निगाहें महसूस करती है। फुसफुसाहटें भीड़ में फैलती है। क्या ये कंपनी की हेड नहीं है? मैंने सुना है उसने यंग मास्टर हान को बाहर धकेल दिया। अविश्वसनीय। क्या वो जानती भी है कि वो कौन है? वो कंपनी गई काम से। तुम हान परिवार को जांगचेन में क्रॉस करो, तुम खत्म हो। हर शब्द लीडिया को सुई की तरह मारता है। वो आखिरकार समझ जाती है मार्क्स कभी सिर्फ उसके को फाउंडर या उसके वीपी नहीं थे। वह कोई थे जिसे वो कभी छू नहीं सकती थी, और वो अपने घमंड में उन्हें पेनल्टी दी। उनका सब कुछ ले लिया और सोचा कि वो जीत गई। वो जाने के लिए मुड़ती है और सीधे लियो से टकराती है। लियो भी यहाँ है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद है, जैसे वो मेरी दिशा में घूर रहा है। मिस लीडिया, मार्क्स, वो कौन है? वो क्या है? लीडिया एक कड़वी हंसी छोड़ती है। कोई जिसे हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए था। लियो डगमगाता है, लगभग अपना संतुलन खो देता है। वह वापस उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में सोचता है, कैसे वो इतना घमंडी महसूस कर रहा था, कैसे उसने मार्क्स पर आरोप लगाया, कैसे वो मार्क्स के ऑफिस में शिफ्ट हुआ। ठंडा पसीना उसकी पीठ भिगो देता है। गाला जारी रहता है, लेकिन लीडिया और लियो के लिए यहाँ हर पल असहनीय है। वे होटल से फिसलकर बाहर निकलते हैं, हंसी और गिलासों की खनक की आवाज पीछे छोड़ते हुए। मैं फर्श से छत तक की खिड़की पर खड़ा हूँ, हाथ में गिलास, नीचे शहर की रोशनियों को देखते हुए। एक धीमी मुस्कान मेरे होठों पर आती है। सारा मेरे बगल में कदम रखती है और बुदबुदाती है, सर, लीडिया चली गई, उसे जाने दो, शो अभी बस शुरू हुआ है। क्यों जल्दी? गाला के बाद लीडिया पूरी घबराहट में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्क्स के कनेक्शन इतने गहरे हैं, या कि उसने एक पूरे शक्तिशाली परिवार को क्रॉस किया है। ऑफिस वापस वह सो नहीं सकती। उसका दिमाग उस रात के हर दृश्य को बार बार रिप्ले करता है। अगली सुबह लियो चुपके से ऊपर आता है और उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिस लीडिया, मेरे पास एक आइडिया है, चलो पहले स्ट्राइक करें। मैं कुछ जर्नलिस्ट को जानता हूँ, हम एक स्टोरी लीक करें, कहें कि मार्क्स ने कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स एक्सपोज किए जब वो वीपी थे, कि उन्होंने जानबूझकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया। एक बार स्टोरी फैल गई, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसे अपनी रेपुटेशन के बारे में चिंता करनी होगी। लीडिया माथे पर बल डालती है। क्या यह काम करेगा? खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इस तरह से कंपनी पहले से ही मर चुकी है। वैसे भी एक शॉट लेते हैं, शायद ये उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करे। लीडिया बहुत देर तक हिचकिचाती है, फिर वो सिर हिलाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वो कुछ भी पकड़ रही है। लियो को ग्रीन लाइट मिल जाती है। वह तुरंत कुछ टैबलॉइड जर्नलिस्ट से संपर्क करता है, उन्हें पैसे देता है और उन्हें एक स्टोरी चलाने को कहता है। टॉप कंपनी वीपी एक्सपोज चुपके से क्लासिफाइड फाइलों के साथ चला गया। रिच बॉय ने पर्सनल गेन के लिए अपनी पोजीशन का फायदा उठाया। पोस्ट्स कंपनी में मेरे समय के दौरान मेरे सपोज्ड मिसकंडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर विवरण से भरी हुई है। साथ ही चैट मैसेजों के स्क्रीनशॉट्स पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिए गए। लियो ऑनलाइन रिएक्शन देखता है और मुस्कुराता है। मिस लीडिया, देखो, ये पहले से ही फेल रहा है। एक बार मोमेंटम उठ गया, मार्क्स के पास पब्लिकली रिस्पॉन्ड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर हम और ड्रॉप करते हैं, उसे पीछे की तरफ रखते हैं। लीडिया पोस्ट को घूरती है, लेकिन कुछ बेचैनी से उसके पेट में बैठा है। उसे लग रहा है कि ये अच्छे से खत्म नहीं होगा। इससे पहले कि वह सोच खत्म कर सके, एक लॉयर और 3 पुलिस ऑफिसर्स सीधे लीडिया के ऑफिस में चले जाते हैं। लियो ऑफिसर्स को देखता है और उसका चेहरा तुरंत खाली हो जाता है। क्या आप यहाँ किस लिए हैं? मिस्टर लियो, ये एक कोर्ट समन है और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन वारंट। आप पर डिफेमेशन, एक्सटॉर्शन और एम्बेजलमेंट का संदेह है। कृपया इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। लियो अपने पैरों पर उछलता है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी किसी को एक्सटॉर्ट कब किया? सारा लॉयर को प्रोजेक्टर खोलने का संकेत देती। स्क्रीन एविडेंस से भर जाती। दस्तावेज के बाद दस्तावेज। पहला, बैंक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि लियो ने सप्लायर किकबैक्स टोटल 20 लाख युआन स्वीकार किए। दूसरा, मार्क्स के नाम पर जाली हस्ताक्षर कंपनी फंड्स को चुपके से डाइवर्ट करने के लिए उपयोग किए गए। हर एक एविडेंस स्पष्ट और खंडन रहित है। केस एयर टाइट है। लियो का चेहरा सफेद हो जाता है, उसका शरीर डगमगाता है। ये सब कहां से मिले आपको? मिस्टर लियो, क्या आपको वाकई लगा कि आपने अपने निशान छुपा लिए? कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम पर्सनली यंग मास्टर हान द्वारा बनाया गया था। आपकी हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर है। यंग मास्टर हान ने बस आप जैसे छोटे प्लेयर से अभी तक उलझने की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि आपने खुद को टारगेट बनाना चुना, तो आगे क्या आता है उससे सरप्राइज मत होइए। पुलिस आगे बढ़ती है और लियो पर हथकड़ियां लगा देती है। वो संघर्ष करता है और चिल्लाता है, लीडिया, मुझे बचाओ। तुम्हें इस सब के बारे में पता था। तुम ही थी जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। लीडिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो एक शब्द भी नहीं कह सकती। लियो, सही है, बिल्कुल सही है। वो हर किकबैक के बारे में जानती थी और हर फॉल्सिफाइड
क्लासिफाइड रिकॉर्ड के बारे में, कुछ को उसने खुद चुपचाप अप्रूव किया, लेकिन वो अब ये कैसे संभवतः मान सकती है। सारा लीडिया की तरफ मुड़ती है। मिस लीडिया, आपको बेहतर होगा कि आप क्या कहती है उसे देखें। अगर आप किसी को कवर करने की कोशिश करती है या अथॉरिटीज से झूठ बोलती है तो आगे क्या होता है आप पहले से ही जानती है। लियो को पुलिस द्वारा ले जाया जाता है। ऑफिस पूरी तरह शांत हो जाता है। लीडिया अपनी कुर्सी में ढह जाती है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। जब वो अपना फोन खोलती है, सच्चाई को एक्सपोज करने वाली पोस्ट हर जगह है। लियो के क्रिमिनल एविडेंस रिलीज करने वाली पोस्ट भी। कमेंट सेक्शन लियो और ली वेंचर्स पर हमलों से भरा हुआ है। इस तरह की कंपनी की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मार्क्स के खिलाफ जाने की। ली वेंचर्स खुद अपनी बही में धांधली करते हैं और किसी और को दोष देने की हिम्मत रखते हैं। मिस्टर मार्क्स को इस कचरा कंपनी द्वारा पेनल्टी मिली। ये सबसे खराब किस्मत है जो कल्पना की जा सकती है। लीडिया कमेंट्स को घूरती है। कमरा उसके चारों ओर घूम रहा है। उसने पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके वापस लड़ने की योजना बनाई थी। इसके बजाय उसने खुद को एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया है। कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्लाइंट्स जो बार्ड पर बैठे थे एक के बाद एक पीछे हटने लगते हैं। यहाँ तक कि बचे हुए मुट्ठी भर स्टाफ भी अपने इस्तीफे सौंप देते हैं। सीएफओ अंदर चली जाती है। उसकी आवाज कांप रही है। लीडिया, एक और सप्लायर ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने पहले ही समन भेज दिया है। बिजनेस ब्यूरो ने अभी अभी कॉल किया। वे पूरा ऑडिट शुरू कर रहे हैं। लीडिया आंखें बंद करती है। आंसू जिन्हें वो रोक रही थी आखिरकार गिर जाते हैं। अब वो समझती है मार्क्स को उससे सीधे मुठभेड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। बस एक छोटा सा धक्का काफी था और वह सब जिसे बनाने में उसने साल बिताए डोमिनो की तरह ढह गया। वह अपना फोन उठाती है और कांपते हाथों से मेरा नंबर डायल करती है। ये लंबे समय तक बजता है। आखिरकार मैं उठा लेता हूँ। मेरी आवाज शांत है। मिस लीडिया, कुछ चाहिए? मार्क्स, मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, कंपनी को जाने दो। लियो ने जो किया उसने अपने दम पर किया। इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मिस लीडिया, तुम वाकई विश्वास करती हो कि इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? तुम वही थी जिसने कहा था नियम नियम है ना? लीडिया अवाक रह जाती है। मैं जारी रखता हूँ, चिंता मत करो, मैं हमेशा बिजनेस और पर्सनल मामलों को अलग रखता हूँ। लियो ने कानून तोड़ा, कानून उससे निपटेगा। कंपनी के लिए मैं तुम्हें नक्शे से मिटाने वाला नहीं हूँ। जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट के तहत बकाया हर पैसा चुका देती हो, हम खत्म। मैं फोन काट देता हूँ। लीडिया वहाँ बैठी है अपना फोन पकड़े हुए, पूरी तरह थकी हुई। पेनल्टीज, कर्ज सब मिलाकर ये 50 मिलियन युआन से ज्यादा है। उसके पास भुगतान करने के लिए क्या बचा है? कंपनी पेरोल भी कवर नहीं कर सकती अब। उसकी सेक्रेटरी दस्तक देती है और अंदर आती है। लीडिया, आपके लिए एक डिलीवरी। लीडिया बिना सोचे इसे ले लेती है। यह एक कोर्ट एनफोर्समेंट नोटिस है। मार्कस की लीगल टीम ने कंपनी के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दायर किया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज में 30 मिलियन युआन की मांग की है और तुरंत एसिड फीस की। दस्तावेज लीडिया के हाथों से फिसल जाते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं। वह जानती है कि अंत वाकई आ गया है। लियो की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद एक विस्फोटक खबर फैलती है पूरे जांग चांग बिजनेस वर्ल्ड में। हान कैपिटल ग्रुप आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गया है। रजिस्टर्ड कैपिटल 5 बिलियन युआन। इसका बिजनेस स्कोप हर कोर सेक्टर को कवर करता है जिसमें ली वेंचर्स काम करता है। यह घोषणा पूरी इंडस्ट्री में शॉक वेव्स भेजती है। जब लीडिया यह खबर देखती है, वो अपने ऑफिस में बैठी है, बैंकरप्सी पेपर वर्क छांट रही है। वह अपनी स्क्रीन पर हान कैपिटल ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट को घूरती है। उसका हाथ माउस को कसकर पकड़े हुए है। होम पेज बैनर पर एक बोल्ड लाइन लिखी है, इंडस्ट्री को कैपिटल से रिशेप करना, बिजनेस के फ्यूचर को ताकत से परिभाषित करना। सीएफओ भीतर घुस आती है। लीडिया, हान कैपिटल ग्रुप ने अभी घोषणा की है वे हमारा हर एक खोया हुआ क्लाइंट और प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उनकी कीमतें हमारी तुलना में 30% कम है। लीडिया का सिर तड़क से ऊपर उठता है। क्या 30% कम? क्या वे अपने दिमाग से बाहर हैं? वे उस कीमत पर प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। सीएफओ एक कड़वी मुस्कान देती है। उन्हें पैसे कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी उन्हें फिक्र है वह हमें पूरी तरह से बाहर धकेलना। लीडिया अपनी कुर्सी में धंस जाती है। वो अब समझती है मार्क्स उसे शुद्ध ताकत से कुचलने वाले हैं। निश्चित रूप से अगले हफ्ते के भीतर लाइव वेंचर्स के आखिरी कुछ क्लाइंट्स सब हान कैपिटल ग्रुप द्वारा छीन लिए जाते हैं। न केवल उनकी कीमतें कम है, उनकी सेवाएं बेहतर है, उनकी टीमें अधिक प्रोफेशनल है। क्लाइंट्स के पास ना कहने की कोई वजह नहीं है। इससे भी बुरा, हान कैपिटल ग्रुप कई रिवॉल्यूशनरी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, सीधे लाइव वेंचर्स फ्लैगशिप लाइंस को टारगेट करते हुए। दोगुना परफॉर्मेंस, आधी कीमत। मार्केटिंग मैनेजर एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आता है। लीडिया, हान कैपिटल के नए प्रोडक्ट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हमारे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। उनका सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भी मजबूत है, उनका कॉस्ट कंट्रोल हमारे से कहीं आगे है। लीडिया को अचानक एहसास होता है ये प्रोडक्ट्स सब प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें उसकी खुद की कंपनी डेवलप कर रही थी, लेकिन कभी फंड नहीं किए गए। मार्क्स ने उनकी पोटेंशियल बहुत पहले देख ली होगी जब वो अभी भी कंपनी के साथ थे। अब उन्होंने उन सभी को जिंदा कर दिया है और उसकी कल्पना से बेहतर किया। उसे अचानक एहसास होता है मार्कस कभी वो नहीं थे जो उस पर निर्भर थे, वो खुद उन पर निर्भर थी। सेल्स डायरेक्टर एक और रिपोर्ट लेकर आता है। लीडिया, हमारा मार्केट शेयर 5% तक गिर गया है। इस दर से हम अगले महीने 0 हिट करेंगे। लीडिया आंखें बंद करती है। क्या कोई क्लाइंट अभी भी हमारे साथ काम करने को तैयार है? सेल्स डायरेक्टर सिर हिलाता है, कोई नहीं। स्ट्रीट पर शब्द यह है कि लाइव वेंचर्स के साथ काम करने का मतलब है हान परिवार को क्रॉस करना। लीडिया एक कड़वी हंसी छोड़ती है। मार्कस को ओपन थ्रेड देने की भी जरूरत नहीं है। जब तक हान कैपिटल ग्रुप मौजूद है कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। यह है कैपिटल की शक्ति, यह है वो बैकिंग जिसे उसने कभी नीचा देखा था। इस बीच हान कैपिटल ग्रुप हेडक्वार्टर्स में मैं एक सीनियर लीडरशिप मीटिंग लीड कर रहा हूँ।
सारा लाइव वेंचर्स का लाइव डेटा प्रोजेक्टर पर लगाती है। सर, लाइव वेंचर्स का मार्केट शेयर 5% से नीचे गिर गया है। क्लाइंट लॉस रेट 98%, स्टाफ टर्नओवर 85%। इस दर से वे एक महीने के भीतर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। उनकी सबसे वैल्यूएबल बची हुई एसेट्स 3 कोर पेटेंट्स है, एक 20 व्यक्ति की टेक टीम और उनके ऑफिस बिल्डिंग के उपयोग के अधिकार। मैं शांति से बोलता हूँ, मुझे पेटेंट्स और टीम चाहिए। लीगल डिपार्टमेंट को एक अधिग्रहण योजना तैयार करने को कहा। कीमत को जितना संभव हो उतना नीचे ले जाओ। उनके पास कोई लीवरेज नहीं बचा। समझ गया। इसके अलावा लीडिया पैसा जुटाने के लिए घूम रही है, उसे करने दो। जितना ज्यादा वो जुटाएगी उतनी ही जोर से वह गिरेगी। फाइनेंस को 50 मिलियन युआन कैश तैयार रखने को कहो। जिस पल हमें लाइव वेंचर्स की कोर एसेट्स अधिग्रहित करने की जरूरत हो। हम चलते हैं। मीटिंग के बाद मैं फर्श से छत तक की खिड़की पर खड़ा हूँ। शहर को देखते हुए सारा मेरे बगल में कदम रखती है। सर, लीडिया को आज फिर से सबने मना कर दिया। मैं अपनी कॉफी उठाता हूँ और एक घूंट लेता हूँ। जैसा अपेक्षित था, जांग चांग में कोई भी मेरी नाक के ठीक नीचे उसे फंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। सारा हिचकिचाती है। सर, लीडिया आपकी कॉलेज क्लासमेट थी, क्या ये थोड़ा? मैं उसकी ओर मुड़कर देखता हूँ, मेरी आंखें ठंडी। सारा, तुम मेरे साथ काफी समय से हो, मेरे सिद्धांत जानती हो। जो वफादार हैं मैं उन्हें सब कुछ देता हूँ, जो धोखा देते हैं मैं कोई दया नहीं दिखाता। सारा सिर झुकाती है। मैं बेवजह बोली। मैं नजर हटा लेता हूँ और फिर से खिड़की से बाहर घूरता हूँ। जब लीडिया ने मेरे खिलाफ जाना चुना, क्या उसने कभी सोचा कि मैंने उसके लिए कितना किया? उसने अपनी पसंद बना ली, मैंने भी अपनी बना ली। सारा सिर हिलाती है। आप बिल्कुल सही है सर। एक और बात, लियो की ओर से पूछताछ ने नतीजे निकाले। उसने बहुत सारे सबूत दिए हैं कि लीडिया ने उसे किताबों को गलत साबित करने का आदेश दिया। प्रोसिक्यूटर का ऑफिस पूछ रहा है, क्या हम लीडिया के खिलाफ आरोप जोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, उसे संघर्ष करते रहने दो। जब उसने हर आखिरी उम्मीद समाप्त कर ली तब हम वार करते हैं। सारा जानकारी से मुस्कुराती है। सर, आप वाकई उसे तकलीफ देना चाहते हैं, है ना? उसने पूरी कंपनी के सामने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे डिसिप्लिन कराया, उसने मुझे जुर्माना भरवाया। अब उसकी बारी है यह महसूस करने की कि ये कैसा लगता है। ठीक तभी मेरी सेक्रेटरी दस्तक देती है और अंदर आती है। लीडिया नीचे है। वो कहती है कि वो आपसे मिलना चाहती है। मैं एक भौं उठाता हूँ। उसे अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। वो कहती है कि वो कंपनी की सभी एसेट्स सौंपने को तैयार है और बस आपसे उसे जाने देने को कहती है। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। उसे इंतजार करने दो। नीचे लॉबी में लीडिया सोफे पर बैठी, दोनों हाथों से अपना बैग पकड़े हुए। वो पहले से ही 2 घंटे से इंतजार कर रही है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मिस्टर हान मीटिंग में है। वो जानती है कि मार्क्स उसे जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो बस इंतजार करती है। एक और घंटा बीतता है। रिसेप्शनिस्ट आखिरकार आती है। मिस लीडिया, मुझे अफसोस है, मिस्टर हान के पास आज आपसे मिलने का समय नहीं है। कृपया दूसरे दिन अपॉइंटमेंट लेकर आएं। लीडिया अपने पैरों पर उछल पड़ती है। मुझे उनसे मिलना है, प्लीज। मुझे अफसोस है, मिस्टर हान का शेड्यूल पूरी तरह से पहले से बुक है। लीडिया की आंखें भर आती है। बस 5 मिनट, बस इतना मुझे चाहिए। रिसेप्शनिस्ट सिर हिलाती है और सिक्योरिटी को बुलाती है। लीडिया को बिल्डिंग से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। वह हान कैपिटल ग्रुप के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी है। ऊंची बिल्डिंग को घूरते हुए आंसू आखिरकार आते हैं। वो आखिरकार समझती है, वो और मार्क्स अब एक ही दुनिया में मौजूद नहीं है। हान कैपिटल ग्रुप से दूर किए जाने के बाद लीडिया के पास कुछ नहीं बचा। कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज है। वो अपने स्टाफ को भुगतान नहीं कर सकती। सप्लायर मुकदमे उसकी डेस्क पर ढेर हो जाते हैं। कोर्ट एनफोर्समेंट नोटिस आ गए हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय जो कुछ भी वो बेच सके। सीएफओ एक एसेट लिस्ट लेकर उसके पास आती है। लीडिया, कंपनी के पास बेचने के लिए केवल ये 3 कोर पेटेंट्स बचे, टेक टीम और कुछ ऑफिस इक्विपमेंट। मैंने कई खरीदारों से संपर्क किया है, लेकिन उनके ऑफर सभी बहुत कम है। लीडिया लिस्ट पर नंबरों को घूरती है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक चाकू उसकी छाती में मुड़ रहा है। वे 3 पेटेंट्स कंपनी को डेवलप करने में 2 साल लगे। उनकी मार्केट वैल्यू कम से कम 20 मिलियन युआन है। टेक टीम कंपनी की जीवन रेखा है। हर एक व्यक्ति को टॉप डॉलर पर भर्ती किया गया था। अब उसे ये सब कुछ के बदले में बेचना है। दर्द शब्दों से परे है, लेकिन उसके पास क्या विकल्प है? कंपनी रॉक बॉटम पर पहुंच गई है। वह दांत पीसती है। कॉल्स करो। ऑपरेशंस मैनेजर हिचकिचाता है। लीडिया, एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा ऑफर कर रही है, लेकिन क्या? बोलो। यह एक कंपनी है जो हान कैपिटल ग्रुप की तरफ से काम कर रही है। वे सब कुछ के लिए 10 मिलियन युआन का ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो जाए। लीडिया जम जाती है। 10 मिलियन युआन, यह मार्केट वैल्यू का आधा भी नहीं है, लेकिन दूसरे ऑफर और भी कम है, कुछ तो केवल 5 मिलियन। वो आंखें बंद करती है। उसकी आवाज कांपती है। उनसे संपर्क करो, मैं साइन कर दूंगी। दोपहर 3 बजे लीडिया सहमत लॉ फर्म पर पहुंचती है। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धकेलती है। सारा टेबल के सिरे पर बैठी है। उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट्स का ढेर। सारा एक अभ्यासी मुस्कान चिपकाती है। मिस लीडिया, प्लीज बैठिए। लीडिया बैठ जाती है, जितना संभव हो संयत दिखने की कोशिश करती हुई। कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार है। सारा उन्हें टेबल के पार खिसकाती है। सब यहाँ है। 3 पेटेंट्स, 6 मिलियन युआन की वैल्यू। टेक टीम 3 मिलियन युआन की वैल्यू। बाकी सभी एसेट्स 1 मिलियन युआन की वैल्यू। कुल 10 मिलियन युआन। लीडिया कॉन्ट्रैक्ट उठाती है। जब वो टर्म्स देखती है, उसकी उंगलियां कांपने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, पेटेंट ट्रांसफर के बाद लाइव वेंचर्स और सभी संबंधित पार्टीज को हमेशा के लिए उसी फील्ड में काम करने से बैन कर दिया जाता है। टेक टीम को एक पूरी यूनिट के रूप में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कोई स्प्लिटिंग नहीं और पेमेंट 3 सालों में फैला हुआ। पहले साल सिर्फ 3 मिलियन युआन। लीडिया भौहें सिकोड़ती है। क्या यह पेमेंट प्लान बहुत कठोर नहीं है? मुझे अभी कैश चाहिए। सारा भौं उठाती है
है, मिस लीडिया, क्या आप वाकई किसी पोजीशन में हैं बातचीत करने के लिए? मैं ईमानदार होती हूँ अगर मिस्टर मार्क्स आपको पुराने समय की खातिर कुछ विचार नहीं दिखा रहे होते। हम इतना भी ऑफर नहीं कर रहे होते। मार्केट में दूसरे खरीदार इसे 5 मिलियन युआन पर कैप कर देंगे, एक साथ भुगतान, कोई किश्त नहीं। लीडिया होठ काटती है, कुछ नहीं बोलती। और मत भूलो, आप अभी भी मिस्टर मार्क्स पर 30 मिलियन युआन के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज बकाया है। बैंक को 23 मिलियन युआन, सप्लायर्स को 8 मिलियन युआन, ये जोड़कर 60 मिलियन युआन से ज्यादा है। आप ठीक क्या देने की योजना बना रही है? लीडिया पीली पड़ जाती है। सारा अपनी कुर्सी में पीछे झुकती है, उसकी आवाज तिरस्कार से टपकती हुई। मिस लीडिया, आप काफी शक्तिशाली फिगर थी जब आपने मिस्टर मार्क्स को डिसिप्लिन किया था। कंपनी वाइड अनाउंसमेंट, बोनस क्लॉबैक और ऊपर से 1,88,000 युआन का जुर्माना। और अब आपकी कंपनी की वैल्यू 200 मिलियन युआन से गिरकर 10 मिलियन हो गई है। 20 गुना गिरावट, यह है मिस्टर मार्क्स को क्रॉस करने की कीमत। लीडिया मुट्ठी इतनी जोर से कसती है कि उसके नाखून हथेली में गड़ जाते हैं। ज्यादा मत बढ़ाओ। सारा एक ठंडी हंसी छोड़ती है। बढ़ाना? मिस लीडिया, आपने मिस्टर मार्क्स की एसेट्स जब्त की और उनकी रेपुटेशन बर्बाद की, वो है बढ़ाना। मिस्टर मार्क्स आपकी एसेट्स खरीदने को तैयार है। ये अकेला आपके लायक से ज्यादा है। अगर आप साइन नहीं करना चाहती, बेझिझक कोई और खरीदार ढूंढ लीजिए। लीडिया एक लंबी धीमी सांस लेती है। कोई भी उसकी गड़बड़ी को छूना नहीं चाहता। उसका हाथ कांपते हुए वह कलम उठाती है। वो अपना नाम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती। हर स्ट्रोक के साथ ऐसा लगता है जैसे उसका दिल खून बह रहा हो। सारा कॉन्ट्रैक्ट्स इकट्ठा करती है और खड़ी हो जाती है। बिजनेस करके खुशी हुई मिस लीडिया। ओह, एक बात और, मिस्टर मार्क्स ने मुझसे एक मैसेज पास करने को कहा। लीडिया ऊपर देखती है। सारा धीरे धीरे कहती है, एक एक शब्द नियम नियम है ना? शब्द थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पर पड़ते हैं। यह बिल्कुल वही है जो लीडिया ने कभी मार्क्स से कहा था। अब वही शब्द सीधे उसके पास वापस आ गए। लीडिया की आंखें लाल हो जाती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। सारा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर लीडिया को अकेला छोड़कर आंसू आखिरकार आते हैं। जिस कंपनी को बनाने में उसने 5 साल बिताए, पैसे की चवन्नियों पर मार्क्स को बेच दी गई। वे पेटेंट्स, वह टीम, सब कुछ जिस पर वो कभी गर्व करती थी, अब सब मार्क्स का है। और वो कभी 200 मिलियन युआन की बिजनेस वुमन अब कर्ज में दबी हुई है। दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो अपना फोन निकालती है और मार्क्स के नंबर को लंबे समय तक घूरती है। वो फिर भी डायल करती है। ये लंबे समय तक बचता है, फिर कनेक्ट होता है। मिस लीडिया, कुछ चाहिए? लीडिया अपने शब्द गले में अटकाते हुए बोलती है, मार्क्स, मैंने पहले ही तुम्हें कंपनी बेच दी। क्या तुम बस मुझे जाने दे सकते हो? मेरी आवाज ठंडी है। तुम जो बकाया हो हर पैसा चुकाना होगा। 30 मिलियन युआन की पेनल्टी 15 दिनों के भीतर दे है। अगर नहीं, मैं एनफोर्समेंट के लिए फाइल करूंगा। तुम्हारे नाम पर हर एसेट जब्त की जाएगी और नीलामी में बेची जाएगी। तुम्हारा घर, तुम्हारी कार और तुम्हारे माता पिता के रिटायरमेंट सेविंग्स। लीडिया कांपती है। मार्कस, तुम यह नहीं कर सकते। मैं उसे काटता हूँ। मैं नहीं कर सकता। जब तुमने मेरी एसेट्स जब्त की, क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुम कर सकती हो या नहीं? मिस लीडिया, तुमने खुद बीज बोया, अब इसे चखने का समय आ गया है। मैं फोन काट देता हूँ। लीडिया खिड़की से बाहर घूरती है। दुनिया ठंडी और पूरी तरह अपरिचित महसूस होती है। मार्कस, जो कभी हर संघर्ष में उसके साथ खड़े थे, वो चला गया है। जो आदमी अब उसके सामने खड़ा है, वो बिजनेस वर्ल्ड का एक बेरहम शिकारी है और वह उसका शिकार। 15 दिनों की डेडलाइन पलक झपकते आ जाती है। लीडिया हर जगह जाती है, पैसे उधार लेने की कोशिश करती हुई। एक भी व्यक्ति मदद नहीं करता। बिजनेस पार्टनर जो परिवार की तरह काम करते थे, हर एक उसकी कॉल तक नहीं उठाता। वह अपनी आखिरी शर्म के टुकड़े को निकलती है और कई लोन शार्क्स से संपर्क करती है, लेकिन जिस पल वे सुनते हैं कि वो हान परिवार पर पैसे बकाया है, वे उसे तुरंत मना कर देते हैं। आखिरी दिन सीएफओ की आवाज टूट रही है। लीडिया, हान कैपिटल ने अभी अभी पहली किश्त 10 मिलियन युआन भेजी है, लेकिन ये कर्ज कवर करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है। लीडिया एक खोखली हंसी छोड़ती है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या करे। शब्द बाहर भी नहीं आते। ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खुलता है। कई कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में अंदर आते हैं। उन्हें लीड करने वाला एक मिडिल एज्ड आदमी है। वो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाता है। मिस लीडिया, ये एक कोर्ट एनफोर्समेंट ऑर्डर है। चूंकि आपने जरूरी डेडलाइन के भीतर अपनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस पूरी करने में विफल रही है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी एसेट्स को कानून के अनुसार जब्त किया जाता है। लीडिया अपने पैरों पर उठती है। उसकी आवाज कांप रही है। मेरे पास अभी भी 3 दिन है। कॉन्ट्रैक्ट में 15 दिन लिखे हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अपनी घड़ी चेक करता है। मिस लीडिया, फिलहाल शाम के 6 बज रहे हैं। डेडलाइन गुजर चुकी है। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। इसके साथ ही ऑफिसर्स ऑफिस इक्विपमेंट और एसेट्स पर सील लगाना शुरू कर देते हैं। लीडिया उन्हें कमरे में घूमते हुए देखती है। वह भीतर से पूरी तरह खोखली महसूस करती है। एनफोर्समेंट ऑफिसर उसे एक दस्तावेज सौंपता है। यह आपके नाम पर जब्त की जाने वाली एसेट्स की पूरी लिस्ट है। शहर के केंद्र में एक विला, एक मर्सिडीज बेंज सेडान और आपके माता पिता के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। लीडिया का सिर तड़क से ऊपर उठता है। मेरे माता पिता का घर क्यों जब्त किया जा रहा है? वह उनका रिटायरमेंट होम है। एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अपनी फाइल खोलता है। हमारी जांच के अनुसार, हालांकि वो प्रॉपर्टी आपके माता पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, डाउन पेमेंट सीधे आपके खुद के फंड से आया था। इसके अलावा आपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड शेयर्स को 3 महीने पहले अपने माता पिता के नाम पर ट्रांसफर किया। यह फ्रॉडुलेंट एसेट ट्रांसफर के स्पष्ट संकेत दिखाता है। लीडिया लड़खड़ाती है और लगभग संतुलन खो देती है। उसने कुछ एसेट्स अपने माता पिता के नाम पर ट्रांसफर की थी। जब चीजें बिगड़ने लगी थी, उसने सोचा था कि वे कम से कम कुछ तो बचा सकती। उसने कभी सोचा नहीं था कि मार्क्स ने हर एक चाल को ट्रैक किया होगा। इसके अलावा आपके सभी बैंक अकाउंट्स
फ्रीज कर दिए गए हैं। सभी फंड्स कर्ज रिपेमेंट की ओर लागू होंगे। लीडिया अपनी कुर्सी में धंस जाती है। आंसू चुपचाप उसके चेहरे से बहते हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर उसकी ओर नजर डालता है। उसकी आवाज थोड़ी नरम होती है। मिस लीडिया, मैं सुझाव दूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपने क्रेडिटर से संपर्क करें और रिपेमेंट एक्सटेंशन पर काम करें, वरना ये सभी एसेट्स नीलामी में जाएंगी और फिर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ ही ऑफिसर्स परिसर को सील करना खत्म कर देते हैं और कोर्ट सील से भरा कमरा छोड़ जाते हैं। लीडिया अपनी सील की हुई कुर्सी में बैठी है। रात को घूरते हुए वह अपना फोन निकालती है और अपने माता पिता को कॉल करती है। उसकी माँ की चिंतित आवाज तुरंत आती है। लीडिया, यहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वे घर जब्त करने वाले हैं। क्या हो रहा है? लीडिया बमुश्किल शब्द निकाल पाती है। मम्मी, मुझे माफ करना, मैंने आपको इसने घसीट लिया है। उसकी माँ की आवाज तुरंत तीखी हो जाती है। ठीक क्या हुआ है? तुमने तो हमें बताया था कि कंपनी अच्छा कर रही है। लीडिया उन्हें सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी है। फिर उसके पिता की आवाज आती है, भारी और धीमी। लीडिया, तुमने मार्क्स के साथ ऐसा कैसे कर दिया? क्या तुम भूल गई हो कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया था? लीडिया बहुत जोर से रो रही है, बोल नहीं सकती। उसके पिता जारी रखते हैं, जब तुमने कंपनी शुरू की, मार्क्स ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को तुम्हारे लोन के लिए कोलैटरल के रूप में रखा। जब कंपनी में कैश की कमी हुई, मार्क्स ने खुद सप्लायर पेमेंट्स कवर किए। जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती थी, मार्क्स दिन रात तुम्हारे साथ रहे। तुम ये सब भूल गई हो? तुमने उसके खिलाफ मुड़कर उसे कैसे सजा दी? तुमने उसका जो था उसे कैसे छीन लिया? लीडिया रो रही है, मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। उसके पिता एक लंबी आह छोड़ते हैं। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। खुद जाकर मार्क्स से माफी मांगो। उससे कहो कि वो तुम्हें माफ कर दे। तुम्हारी माँ और मैं, हमारी ये बूढ़ी हड्डियां, एक पुल के नीचे रहना भी हमें ठीक लगेगा। वो फोन काट देती है। लीडिया फर्श पर सिमट जाती है, घुटने छाती से लगाकर अपनी पूरी ताकत से रोती हुई। वो आखिरकार समझती है जो उसने खोया है वो सिर्फ कंपनी और पैसा नहीं है, यह उसके माता पिता का भरोसा है, उसके दोस्तों का सम्मान है और उसकी खुद की गरिमा। अगली सुबह लीडिया हान कैपिटल ग्रुप के बाहर खड़ी है। इस बार वो अंदर नहीं जाती। वो सीधे प्रवेश द्वार के बाहर जमीन पर घुटने टेक देती है। राहगीर रुककर घूरते हैं, कुछ उसे पहचानते हैं। वे आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड पास आता है। मैम, आप यहाँ नहीं हो सकती। लीडिया ऊपर देखती है, उसका चेहरा आंसुओं से धुंधला। प्लीज मुझे मिस्टर हान से मिलने दो। गार्ड हिचकिचाता है, फिर अपना रेडियो उठाता है। 10 मिनट बाद सारा बिल्डिंग से बाहर आती है। वह लीडिया को नीचे देखती है, जमीन पर घुटने टेके। उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई निशान नहीं। मिस लीडिया खुद को इस सबसे क्यों गुजारती है? लीडिया भीख मांगती है, प्लीज बस मुझे एक बार मार्क्स से मिलने दो। मैं उनके चेहरे पर माफी मांगना चाहती हूँ। सारा सिर हिलाती है। मिस्टर मार्क्स ने स्पष्ट कर दिया है, वे आपसे मिलना नहीं चाहते। जो भी आप बकाया है लीगल चैनल्स के माध्यम से हैंडल किया जाएगा। लीडिया सारा की पतलून के छोर को पकड़ लेती है। प्लीज, मुझे पता है मैं गलत थी। सारा अपना पैर खींचती है और ठंडे से कहती है, मिस लीडिया, जब आपने मिस्टर मार्क्स को डिसिप्लाइन किया, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इस हद तक आएगा। वह मुड़ती है और वापस अंदर चली जाती है। लीडिया वहीं घुटने टेके बंद दरवाजे को घूरती है और आखिरकार समझती है कि वाकई में निराश होना क्या होता है। ठीक तभी एक काली रोल्स रॉयस अंडरग्राउंड गैरेज से बाहर निकलती है। खिड़की धीरे धीरे नीचे घूमती है, मेरा भावहीन चेहरा दिखाती हुई। मैं जमीन पर घुटने टेके लीडिया को देखता हूँ, एक भी भाव नहीं। लीडिया मुझे देखती है और कार की ओर लपकती है। मार्क्स, मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भावहीन बोलता हूँ, मिस लीडिया, तुम जो बकाया हो हर पैसा चुकाओगी। तुम्हारा विला अगले हफ्ते नीलामी में जाएगा। वहां से मिली रकम पेनाल्टी की ओर जाएगी। और दोस्त बनने की बात हम थे, लेकिन तुमने खुद उसे तबाह कर दिया। मैं ड्राइवर को सिर हिलाकर इशारा करता हूँ। कार आगे बढ़ जाती है। लीडिया को जमीन पर घुटने टेके निराशा में रोते हुए छोड़कर मैं पिछली सीट पर बैठा हूँ। रियर व्यू मिरर में उसकी शक्ल को छोटा होते हुए देख रहा हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। कुछ कर्ज चुकाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लीडिया का विला कोर्ट द्वारा नीलामी में लगा दिया जाता है। वह 18 मिलियन युआन में बिकता है, मार्केट वैल्यू से काफी कम। पैसा सीधे मेरे अकाउंट में जाता है पेनल्टी को ऑफसेट करने के लिए। जिस दिन लीडिया विला से बाहर निकलती है, वह एक सस्ते रोड साइड मोटल में चेक इन करती है। उसके पास लगभग कुछ नहीं बचा, बस थोड़े कैश गुजारा करने के लिए। जब वो सोचती है कि चीजें और खराब नहीं हो सकती, लियो जमानत पर रिहा हो जाता है। लियो जो पहला काम करता है वो उसे ढूंढना है। वह उसके मोटल रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब लीडिया उसे देखती है, उसका भाव तुरंत बदल जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो ठंडी मुस्कान के साथ कमरे में कदम रखता है। मिस लीडिया, ओह मुझे माफी, मुझे मिस लू कहना चाहिए। अब मैं एक हिसाब चुकाने आया हूँ। लीडिया भौहें सिकोड़ती है। कैसा हिसाब? लियो उसके कॉलर से पकड़ लेता है। कैसा हिसाब? मुझे आधा महीना बंद कर दिया गया था, हर एक दिन पूछताछ। क्या तुम्हें अंदाजा है मैं क्या सब झेल के आया हूँ? और ये सब तुम्हारी वजह से है। लीडिया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। मुझे छोड़ो, वे नकली रिकॉर्ड्स तुम्हारा आइडिया था। लियो उसे धक्का देता है। वह बिस्तर पर गिर जाती है, उसका चेहरा सफेद। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि तुमने मुझे बही खातों में हेर फेर करने का आदेश दिया, कि तुमने सप्लायर से रिश्वत ली, कि तुमने कंपनी के फंड्स अपने माता पिता के लिए प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए। मैंने हर एक सबूत रखा है। क्या तुम वाकई सोचती थी मैं अकेले सब कुछ सिर पर ले लूंगा? लीडिया का सिर तड़क से उठता है। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? धोखा? लीडिया, तुमने मुझे पहले बलि का बकरा बनाया। जब मार्क्स के लोग मुझे गिरफ्तार करने आए, तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था सब कुछ मैंने खुद किया और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। लीडिया के पास कोई जवाब नहीं। लियो अपने बैग से दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा निकालता है। ये तुम्हारे द्वारा पिछले सालों में ली गई हर रिश्वत के बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और तुम्हारे द्वारा मुझे कानून तोड़ने का आदेश देने की रिकॉर्डिंग्स। मैं यह सब पहले ही प्रोसिक्यूटर ऑफिस को सौंप चुका हूँ।
लीडिया एकदम पीली पड़ जाती है। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? लियो सख्त और सपाट आवाज में कहता है, मुझे एक हल्की सजा मिलेगी। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मुझसे कहा अगर मैं पूरा सहयोग करूं और मुख्य सबूत दूं, वे मुझ पर नरम होंगे, लेकिन तुम मास्टरमाइंड के रूप में कम से कम 5 साल की सजा देख रही हो। लीडिया के पैर जवाब दे जाते हैं, वो लगभग बेहोश हो जाती है। लियो अपने सामने बर्बाद हुई लीडिया को देखता है, संतुष्टि की एक लहर महसूस करता है। लीडिया अब देखो अपने आप को, तुमने मुझे जो सब झेलाया, अब जेल का मजा लो। वो दरवाजा धड़ाम से बंद करके बाहर चला जाता है। लीडिया बिस्तर पर बैठी है, पूरी तरह सुनना। उसने कभी नहीं सोचा था कि लियो उसके खिलाफ मुड़ेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने इतने सारे सबूत रखे होंगे। उसके हाथ कांपते हुए वह अपना फोन निकालती है। वह कोई भी किसी को फोन करना चाहती है, लेकिन उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक भी इंसान नहीं बचा जो मदद कर सके। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लीडिया सोचती है कि लियो वापस आया है। वह कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है और बाहर यूनिफॉर्म में 2 प्रोसिक्यूटर खड़े दिखते हैं। वे अपने बहस दिखाते हैं, मिस लीडिया, हम सिटी प्रोसिक्यूटर ऑफिस से हैं। आप फिलहाल गबन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेरफेर, रिश्वतखोरी और कई अन्य आरोपों में संदिग्ध हैं। कृपया हमारे साथ चलें। लीडिया के पैर लड़खड़ाते हैं, वो सीधे घुटनों पर गिर जाती है। मैंने वाकई नहीं किया मिस लीडिया। हमने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें लियो की गवाही, सहायक दस्तावेज और भौतिक सबूत शामिल है। कृपया जांच में सहयोग करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लीडिया को प्रोसिक्यूटर ऑफिस की पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है। प्रोसिक्यूटर सबूतों का एक ढेर उसके सामने टेबल पर रख देता है। मिस लीडिया, ये लियो द्वारा दी गई सामग्री है, देख लीजिए। ये आपकी खुद की लिखावट में साइन किया गया नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये आपके रिश्वत भुगतान का बैंक रिकॉर्ड है। ये आपके द्वारा लियो को कानून तोड़ने का निर्देश देने की रिकॉर्डिंग है। अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? लीडिया सबूतों को घूरती है। वह पूरी तरह बिखर जाती है। सब कुछ जो वो सोचती थी दबा हुआ और छिपा हुआ है, अब खुले में बिछा है। वो आखिरकार समझती है, लियो शुरू से ही खुद को बचा रहा था, हमेशा बाहर निकलने का रास्ता रख रहा था। प्रोसिक्यूटर जारी रखता है, लियो की गवाही के अनुसार आप इन सभी अवैध गतिविधियों को निर्देशित कर रही थी। वह सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। अगर आरोप साबित हुए तो आप 5 से 10 साल की जेल की सजा देख रही है। लीडिया पूरी तरह कांप रही है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हमने ये सब साथ मिलकर प्लान किया था, सिर्फ मैं नहीं थी। प्रोसिक्यूटर सिर हिलाता है, लेकिन सबूत दिखाते हैं कि हर फैसले के दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर है। पैसे का हर एक फ्लो अंततः आप तक पहुंचता है। लियो सिर्फ आदेश पालन करने वाला था। लीडिया आखिरकार समझती, लियो ने उसे पूरी तरह बेच दिया है। उसने सहयोग करने वाले गवाह की भूमिका का इस्तेमाल करके अपने लिए हल्की सजा खरीदी। वो चीखती है, मैं मार्कस से मिलना चाहती हूँ। उसने ये सब प्लान किया। उसने जानबूझकर लियो को मेरे खिलाफ किया। मिस लीडिया, कृपया शांत हो। मिस्टर हान सिर्फ एक लेनदार है जो अपना हक मांग रहे हैं। कर्ज वसूलना पूरी तरह कानूनी है। आपके और लियो के बीच जो हुआ वह पूरी तरह आपका अपना मामला है। लीडिया वापस कुर्सी में धंस जाती है। आंसू उसके चेहरे से बहते हैं। वो आखिरकार समझती है, मार्क्स को कभी उस पर एक उंगली भी नहीं रखनी पड़ी। उसे बस एक छोटा सा धक्का देना था। वो और लियो खुद ही एक दूसरे को फाड़ डालेंगे। और अब उसने न केवल सब कुछ खो दिया, वो जेल की ओर भी जा रही है। इसी बीच हान कैपिटल ग्रुप हेडक्वार्टर्स में सारा रिपोर्ट देने आती है। सर, लियो ने खुद को सरेंडर कर दिया। लीडिया को औपचारिक रूप से जांच के दायरे में रखा गया है। मैं शांत सिर हिलाता हूँ। जैसी उम्मीद थी, लियो जैसा कोई खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सारा मुस्कुराती है। सर, यह एक शानदार चाल थी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। वे खुद ही एक दूसरे को तबाह कर गए। मैं अपनी चाय उठाता हूँ। बस यही मानव स्वभाव है। जब उनके हित एक थे, वे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब आपदा आई, सब कुछ जो वे कर सकते थे एक दूसरे को बेच देना था। सारा पूछती है, अगला कदम क्या है? मैं अपना कप रखता हूँ, आंखें ठंडी। हम इंतजार करेंगे। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक लीडिया अपनी हर आखिरी उम्मीद जला ना दे, जब तक वो एकदम तली में न पहुंच जाए। फिर हम आखिरी वार करेंगे। सारा पूरी तरह समझते हुए सिर हिलाती है। मैं खड़ा होता हूँ और खिड़की की ओर जाता हूँ। लीडिया और लियो का एक दूसरे के खिलाफ मुड़ना, बदला लेने के इस बड़े नाटक में बस एक छोटा सा सीन है। असली अंत अभी आना बाकी है। लीडिया के जमानत पर छूटने के बाद वह एक भूत की तरह दुनिया में घूमती है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने उसे अभी के लिए जाने दिया है, लेकिन केस अभी भी खुला है। उस पर किसी भी पल औपचारिक आरोप लग सकते हैं। वह एक सस्ते मोटल में रह रही है, इंस्टेंट नूडल्स पर गुजारा कर रही है, अपने फोन में बचे कुछ हजार युआन को घूरती हुई और गहरी निराशा में डूबती हुई। और फिर उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज। मिस लीडिया, मैं आपके कॉलेज क्लासमेट जांग वेई का कजिन हूँ। मैंने सुना आप मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं विदेश में कुछ बिजनेस चलाता हूँ और अगर आप रुचि रखती हो, मेरे पास एक पोजीशन खाली है, 50,000 युआन महीना। लीडिया हिचकिचाती है। सच में? बिल्कुल। जांग वेई ने मुझे आपके बारे में बताया है। उसका कहना है आप बहुत सक्षम है। मुझे संयोग से मैनेजमेंट अनुभव वाले किसी की जरूरत है। सोच लीजिए, अगर आप तैयार हो, मैं आपके लिए वीजा हैंडल कर सकता हूँ और फ्लाइट भी मैं कवर करूंगा। लीडिया एक उम्मीद की चिंगारी महसूस करती है। वो देश में नहीं रह सकती। लेनदार हर जगह है। हर कोई जिसे वो देखती है ऐसा लगता है जैसे उस पर हंस रहे हो। अगर वो बस बाहर निकल जाए, कम से कम इन सबसे भाग सकती है और नए सिरे से शुरू कर सकती है। वो दांत भींचती है। ठीक है, मैं जाऊंगी। दूसरी पार्टी फ्लाइट और वीजा जल्दी अरेंज कर देती है। वे 3 दिनों में एयरपोर्ट पर मिलने के लिए सहमत होते हैं। लीडिया पैकिंग शुरू करती है। उसके पास ज्यादा नहीं है, बस कुछ कपड़ों की बदलाव। कंपनी अकाउंट में बची हुई 8 लाख युआन बैचों में कई निजी अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाती है। वह खुद से कहती है, कम से कम यह उसे विदेश में कुछ शुरू करने के लिए देगा जो वह नहीं जानती। मेरी टीम हर एक लेन देन की निगरानी कर रही है। सारा
सर्विलांस रिपोर्ट देखती है और ठंडे से हंसती है। सर, लीडिया पैसे ट्रांसफर कर रही है, लगता है वो देश छोड़ने की योजना बना रही है। मैं कहता हूँ उसे करने दो, जितना ज्यादा वो ट्रांसफर करेगी उतने भारी आरोप। क्या हमें उसे अभी रोकना चाहिए? मैं सिर हिलाता हूँ, अभी नहीं। उसे विश्वास करने दो कि वो भाग सकती है, फिर हम उसे आखिरी पल पर वापस खींचेंगे। उम्मीद से निराशा में गिरने की वो भावना सबसे दर्दनाक चीज है। 3 दिनों बाद लीडिया अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। वह मास्क और सनग्लासेस पहने, पहचाने जाने से डरती हुई। उसके हाथ चेक इन काउंटर पर कांपना बंद नहीं करते। वो उम्मीद करती रहती है कि कोई बाहर आएगा और उसे पकड़ लेगा, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से होता है। वो अपना बोर्डिंग पास ले लेती, बिना किसी समस्या के सिक्योरिटी पार कर लेती। वो डिपार्चर लाउंज में बैठ जाती, अपने फोन पर बोर्डिंग टाइम को देखती हो। लंबे समय बाद पहली बार वो सांस बाहर छोड़ती है। आधा घंटा बचा है। एक बार मैं उस प्लेन में चढ़ी, मैं आजाद हूँ। और फिर इंटरकॉम पर आवाज आती है, क्या मिस लीडिया कृपया सर्विस डेस्क पर जाएं। आपके लिए एक अर्जेंट मामला है जिस पर आपके ध्यान की जरूरत है। लीडिया का पेट गिर जाता है, लेकिन वो खुद को वहां जाने के लिए मजबूर करती है। डेस्क पर मौजूद स्टाफ मेंबर उसे देखता है, फिर इंटरकॉम बटन दबाता है। सेकंड्स बाद कई पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं। लीड ऑफिसर अपना बैज दिखाता है। मिस लीडिया, आप फ्रॉडुलेंट एसेट ट्रांसफर और कर्ज की जिम्मेदारियों से बचने के संदेह में हैं। कृपया हमारे साथ चलें। लीडिया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ काम के लिए विदेश जा रही हूँ। ऑफिसर शांत रहता है। मिस लीडिया, हमें एक रिपोर्ट मिली है, आपने जमानत पर छूटे हुए फंड्स ट्रांसफर किए और देश से भागने की कोशिश की। यह कोर्ट की डिटेंशन ऑर्डर है, कृपया सहयोग करें। ऑफिसर उसकी कलाइयों पर हथकड़ियां लगा देता है। लीडिया पूरी तरह बिखर जाती है। वह संघर्ष करती है और चीखती है, मैं भाग नहीं रही थी, मैं काम के लिए जा रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चारों ओर यात्री रुक कर घूरते हैं, कुछ अपने फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। बिना एक और शब्द के लीडिया को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वह पूछताछ कक्ष में बैठती है, सिर से पैर तक कांपती हुई। ऑफिसर टेबल पर एक दस्तावेज रख देता। मिस लीडिया, ये पिछले 3 दिनों का आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। आपने कंपनी अकाउंट से 8 लाख युआन कई ट्रांसफर्स में 5 अलग अलग निजी अकाउंट्स में ट्रांसफर की। फिर आपने एक इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट खरीदा और आप कह रही है आप भाग नहीं रही थी। लीडिया बहस करती है, वह पैसा मेरा है, मुझे उसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है। ऑफिसर उसे काट देता है। वह पैसा कंपनी अकाउंट का है। कंपनी फिलहाल बैंकरप्सी लिक्विडेशन में है। सभी फंड्स कर्ज चुकाने की ओर जाने चाहिए। वह पैसा खुद से ट्रांसफर करना पहले से ही फ्रॉडुलेंट एसेट ट्रांसफर है। लीडिया कुर्सी में धंस जाती है और चुप हो जाती है। आप फिलहाल जमानत पर रिहा है। आपकी रिहाई की शर्तों के तहत आपको शहर छोड़ना मना है। आप इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट खरीदती है भागने की कोशिश में। यह आपकी जमानत की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने आपको औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने का फैसला किया है। जिस पर लीडिया गिरफ्तार शब्द सुनती है, वो पूरी तरह सुन्न हो जाती है। वो रोने लगती है, नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं वाकई सिर्फ काम के लिए जा रही थी। ऑफिसर सिर हिलाता है, मिस लीडिया, आप जो भी कहें, अब कुछ नहीं बदलता, सबूत साफ। अपने लिए नतीजे की तैयारी कर लीजिए। इसी बीच मैं अपने ऑफिस में दस्तावेजों पर नजर डाल रहा हूँ। सारा अंदर आती है। सर, लीडिया को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अपनी पेन रख देता हूँ और पीछे झुकता हूँ। वे तथाकथित ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने अरेंज की थी। मैं चाहता था वो यकीन करे कि वो भाग सकती है और फिर आखिरी पल में हर आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर दो। सारा मुस्कुराती है। सर, यह चाल बिल्कुल शानदार थी। मैं अपनी कुर्सी में पीछे झुकता हूँ। जब लीडिया ने मुझे डिसिप्लिन किया, उसने मुझे पूरी कंपनी के सामने अपमानित किया। अब मैं उसकी रेपुटेशन को पूरी दुनिया के सामने तबाह करने वाला हूँ। सारा सिर हिलाती है। एयरपोर्ट पर काफी लोगों ने इसे वीडियो में कैद किया है। शायद जल्द ही ये पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा। अच्छा, सब देख लें कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो मुझे धोखा देते हैं। वाकई 1 घंटे के भीतर लीडिया की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाता है। वो हथकड़ियों में है, पुलिस द्वारा खींची जा रही है, सबके सामने अपमानित। राहगीर इशारा करते हैं और घूरते हैं। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है, क्या यह लिव वेंचर्स की ओनर नहीं है? उसने बहियों में हेर फेर किया और फिर भागने की कोशिश की। वो इसकी हकदार है। इतना पैसा कर्ज में है और फिर भी भागने की कोशिश करती है। बिल्कुल बेशक, मैंने सुना उसने उस शख्स को ही डिसिप्लिन किया जिसने उसे बनाने में मदद की थी। ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। लीडिया डिटेंशन सेल की सलाखों के पीछे बैठी अपने फोन पर हर कमेंट्स पढ़ती हुई। आंसू रुकते ही नहीं। वह आखिरकार समझती है, मार्क सिर्फ उसका करियर और उसकी दौलत तबाह नहीं करना चाहता, वो उसका नाम तबाह करना चाहता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो कभी उबर ना पाए। और ये सब कुछ, हर एक बीट उसने खुद अपने ऊपर लाया है। लीडिया के औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने के बाद लियो सोचता है कि वह आखिरकार सुरक्षित है। उसने प्रोसिक्यूटर ऑफिस के साथ पूरी तरह सहयोग किया, सब कुछ सौंप दिया और बदले में हल्की सजा का वादा मिला। प्रोसिक्यूटर्स ने उसे बताया, जब तक वो सहयोग करता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे 2 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस मिलेगी, कोई जेल की सजा नहीं। लियो चुपके से खुद से खुश है। वो सोचता है उसने बचा लिया है। वह अपने पुराने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। जो थोड़े पैसे उसके पास बचे हैं, उससे वो सबर्ब्स में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और नीचे प्रोफाइल रखने की योजना बनाता है। चीजें शांत होने का इंतजार करता है। उस शाम लियो ने अभी एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खत्म किया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह चिपहोल से झांकता है। बाहर सूट में 2 आदमी खड़े। वे सामान्य लोग नहीं लगते। लियो जम जाता है। सोच में पड़ जाता है कि दरवाजा खोले या नहीं। सारा की आवाज दरवाजे के पार से आती है। मिस्टर लियो, मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगी कि आप सहयोग करें। कुछ चीजें आमने सामने बात करना बेहतर है। लियो दांत भींचता है और दरवाजा खोल देता है। सारा 2 बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आती है। वह छोटे से कमरे में चारों ओर देखती है, होठों पर हल्की सी मुस्कान। मिस्टर लियो, लगता है चीजें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही है। लियो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। सारा, मिस्टर मार्क्स मुझसे क्या चाहते हैं? सारा कमरे की इकलौती कुर्सी पर बैठ जाती है और पैर क्रॉस कर लेती है। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बात। मिस्टर लियो, क्या आप वाकई सोच रहे थे कि लीडिया को बेचना आपको बचा लेगा? लियो का भाव बदलता है। मैं आप भूल गए, आपने मिस्टर मार्क्स का सिग्नेचर फोर्स किया था। आपने कंपनी के फंड्स डाइवर्ट किए थे। क्या आप वाकई सोच रहे थे? हमें पता नहीं था। लियो पूरी तरह जम जाता है। सारा बॉडीगार्ड को प्रोजेक्टर ऑन करने का इशारा करती है। दस्तावेज एक एक करके दीवार पर दिखने लगते हैं। यह असली दस्तावेज है जहां आपने मिस्टर मार्क्स का सिग्नेचर फोर्स किया था। हमने हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाया है। ये 5 मिलियन युआन का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो आपने चुपके से डाइवर्ट किए थे। ये सप्लायर से आपके रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग है। वे कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। लियो सबूतों को घूरता है। तुरंत ठंडा पसीना उसकी कमीज को भिगो देता है। सारा जारी रखती है, मिस्टर लियो, क्या आप वाकई सोच रहे थे कि सारा दोष लीडिया पर डालने से आप बच जाएंगे? कितने भोले हैं आप। सिर्फ यह सबूत, सिर्फ फॉर्स सिग्नेचर आपको 3 साल या उससे ज्यादा जेल दिलाने के लिए काफी है। लियो के पैर जवाब दे जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। नहीं, यह असंभव है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने कहा जब तक मैं सहयोग करूं वे मुझ पर नरम होंगे। सारा ठंडी हंसी देती है। आप पर नरम वह तब था जब आपका सिर्फ एक आरोप एम्बेजलमेंट था, लेकिन उसमें फॉर्स सिग्नेचर, फंड डाइवर्जन और ब्राइवरी जोड़ दे और आप अभी भी सोच रहे हैं वे नरम होंगे। लियो पूरी तरह टूट जाता है। वो सारा के पैरों तक रेंगता है, रोता हुआ। सारा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे वाकई पता है मैंने गलत किया। सारा घृणा में अपनी टांग पीछे खींच लेती है। लियो, तुम कॉन्फ्रेंस रूम में इतने घमंडी थे, तुमने सोचा तुम चालाक हो, लीडिया के भरोसे का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ गए और अब देखो खुद को, तुम दूसरी नजर डालने लायक भी नहीं हो। लियो जमीन पर घुटने टेके बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा है। मैं गलत था, मैं वाकई वाकई गलत था। प्लीज मिस्टर मार्क्स से कहो मुझे माफ कर दे। सारा खड़ी हो जाती है। तुम्हें माफ करे? लियो, क्या तुम्हें याद है तुमने एक बार क्या कहा था? व्यवहार जो कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वही तुम्हारे शब्द थे, है ना? लियो पूरी तरह कांप रहा है। वो बोल नहीं पाता। सारा ठंडे से कहती है, मिस्टर मार्क्स चाहते थे मैं तुम्हें बताऊं जो कुछ भी तुमने उनके साथ किया वह दोगुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। ये सबूत कल प्रोसिक्यूटर ऑफिस को जाता है। तुम यहाँ बैठे रहो और न्याय का सामना करने का इंतजार करो। इतना कहकर सारा मुड़ती है और बाहर चली जाती है। लियो जमीन पर घुटने टेके बंद होते दरवाजे को घूरता है। वो पूरी तरह खोखला महसूस करता है। वो उस दिन की कॉन्फ्रेंस रूम की याद करता है जब वो कितने घमंड से खड़ा था और मार्क्स पर इल्जाम लगा रहा था। कितने अहंकार से वो मार्क्स के ऑफिस में घुसा था। अब पीछे मुड़कर देखे तो वो कितना हास्यास्पद था, कितना मूर्ख। इसी बीच मैं अपने ऑफिस में दस्तावेज साइन कर रहा हूँ। सारा रिपोर्ट देती है, सर लियो को प्रोसिक्यूटर ऑफिस द्वारा औपचारिक रूप से दोबारा चार्ज किया गया है। उम्मीद है उसे 5 से 7 साल मिलेंगे। उसे आभारी होना चाहिए। आपने और आगे नहीं बढ़ाया। आप बहुत दयालु हैं। सर, मैं अपनी पेन रख देता हूँ और सपाट से कहता हूँ, दयालु। मुझे बस लगता है उसे जेल में सड़ता और सब कुछ पछताता देखना जल्दी खत्म करने से। लीडिया के बारे में क्या? मैं खड़ा होता हूँ और खिड़की की ओर जाता हूँ। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाहर सूरज डूब रहा है। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहा रहा है, लेकिन उस चमक के नीचे अनगिनत लोग संघर्ष कर रहे हैं और तड़प रहे हैं। लीडिया और लियो, उनमें से बस 2 सबसे छोटे हैं। मैं शहर को देखता हूँ। होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान खिंचती है। खेल खत्म नहीं हुआ, असली एंडिंग अभी शुरू हो रही है। लीडिया और लियो दोनों जेल भेज दिए जाने के बाद लिव वेंचर्स औपचारिक रूप से बैंकरप्सी लिक्विडेशन में प्रवेश करता है। कोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेशन टीम कंपनी में पहुंचती है। वे जो कुछ भी बचा है उसे कैटलॉग करना शुरू करते हैं। कभी फलती फूलती ऑफिस, अब बस घिसे पिटे फर्नीचर और कोर्ट की सील से ढके उपकरण रखे। लिक्विडेशन टीम लीडर एसेट लिस्ट देखता है और आह भरते हुए सिर हिलाता है। इस कंपनी के कर्ज उसकी एसेट से कहीं ज्यादा है। लेनदारों को 10% वसूली मिलना भी किस्मत होगी। लिक्विडेशन टीम बची हुई सभी एसेट्स की नीलामी नोटिस जारी करती है। नीलामी के दिन लगभग कोई नहीं आता, ज्यादातर बस देखने आए हैं। नीलामी करता हथौड़ा थपथपाता है। लिव वेंचर्स के 3 कोर पेटेंट्स, शुरुआती बोली 5 मिलियन युआन, कोई लेने वाला, पूरी खामोशी। नीलामी करता अजीब से जारी रखता है। 4 मिलियन, 3 मिलियन, अभी भी कोई बोली नहीं। तभी सारा अपना पैडल उठाती है। 2 मिलियन, नीलामी करता की आंखें चमक उठती है। बिडर नंबर 2 मिलियन युआन की बोली देता है। कोई ज्यादा। कमरे में अभी भी खामोशी। उस कमरे में हर कोई जानता है सारा हान कैपिटल ग्रुप की तरफ से। कोई हान फैमिली से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। नीलामी करता हथौड़ा नीचे लाता है। बिक गया। बिडर नंबर 2 को बधाई। हर लॉट जो बाद में आता है वही होता है। टेक टीम, ऑफिस, यहाँ तक की कंपनी का ट्रेडमार्क और डोमेन नेम, सब कुछ हान कैपिटल ग्रुप द्वारा सबसे निचली कीमत पर खरीद लिया जाता है। नीलामी के अंत तक हान कैपिटल ग्रुप ने सिर्फ 8 मिलियन युआन खर्च किए हैं ली वेंचर्स की हर एक मूल्यवान एसेट को झाड़ लेने के लिए। लिक्विडेशन टीम लीडर नतीजे देखता है और खोखली मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। वह जानता है यह हान कैपिटल ग्रुप है, उन्हें पूरी तरह अलग लेवल से कुचलता हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। कानूनी प्रक्रिया ऐसे ही काम करती है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला सब कुछ लेता है और हान फैमिली की छाया कमरे पर पड़ी है। कोई भी बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता। लियो को तुरंत बुलाया जाता है। पूछताछ कक्ष में प्रोसिक्यूटर सबूतों को उसके सामने टेबल पर रख देता है। ये हान ग्रुप द्वारा सबमिट किए गए नए सबूत है। आप महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहे थे, है ना? लियो अपना सिर नीचे रखता है, कुछ नहीं कहता। प्रोसिक्यूटर जारी रखता है। फॉर सिग्नेचर 5 मिलियन एम्बेजल। आपने सच क्यों नहीं
कहा। लियो आंसू में टूट जाता है। मैं सोचा उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। प्रोसिक्यूटर की आवाज ठंडी हो जाती है। कभी पता नहीं चलेगा लियो, आपने कानून को गंभीरता से कम आंका है। सबूत बिल्कुल मजबूत है। स्टेट विटनेस का आपका दर्जा खत्म। हल्की सजा की डील टेबल से हट गई। इस नए सबूत के आधार पर आपको 5 से 7 साल मिलेंगे। लियो ये संख्या सुनता है, पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है, वह हिस्टेरिकली चीखता है, ये फेयर नहीं। लीडिया ने मुझसे कहीं ज्यादा बुरा किया, फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? प्रोसिक्यूटर सिर हिलाता है। लियो, कोई कानून से ऊपर नहीं। आपने क्राइम किया, आपको नतीजे भुगतने होंगे। लियो को वापस सेल में ले जाया जाता है। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वो आखिरकार एक बात समझता है, मार्क्स के सामने वो और लीडिया चीटियों से ज्यादा कुछ नहीं। मार्क्स को कभी सीधे हमला करने की जरूरत नहीं, एक हल्का धक्का और वे एक दूसरे को फाड़ देते हैं, सीधे अपनी तबाही की ओर चल देते हैं। वह हिस्टेरिकली चीखा था, असंभव, वे पेटेंट्स कम से कम 20 मिलियन में बिकी। लॉयर बेबसी से आह भरता है, मिस लो, हान ग्रुप नीलामी में इकलौता बिडर था, किसी और ने हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं की। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक एक बोली है, सेल हो जाती है। लीडिया अपनी कुर्सी में धंस जाती है, आंसू बहते हैं। जो कंपनी उसने 5 साल में बनाई, पेटेंट्स टीम जिस पर उसे इतना गर्व था, सब कुछ अब मार्क्स का है और उसने सिर्फ सब कुछ नहीं खोया, आने वाले साल वो सलाखों के पीछे बिताएगी। लॉयर जारी रखता है, लिक्विडेशन कमेटी ने हिसाब लगाया है, नीलामी की कमाई प्लस जब्त की गई एसेट्स सिर्फ 30 मिलियन की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेज कवर करती है, जो मिस्टर हान को देना था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लीडिया कड़वी हंसी देती है। तो 5 साल की मेहनत, सब कुछ मार्क्स के हाथों में खत्म होता है। लॉयर चुपचाप सिर हिलाता है। लीडिया आंखें बंद करती है, आंसू गालों पर फिसलते हैं। वह आखिरकार समझती है, मार्कस सिर्फ उसे तबाह नहीं करना चाहता, वो सब कुछ लेना चाहता है जो उसने बनाया। ये सिर्फ रिवेंज नहीं, ये पूरी तरह लूट और मिटाना है। लॉयर उसे तड़पते देखता है, लंबी आह भरता है। मिस लो, आपका बेस्ट मूव अब पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना है, कम सजा के लिए लड़े, जल्दी बाहर आए, फिर से शुरू करें। लीडिया आंखें खोलती है, वे खाली है, फिर से शुरू करें। मेरे पास फिर से शुरू करने के लिए बचा ही क्या है? कुछ दिन बाद हान ग्रुप एक घोषणा जारी करता है, लो कॉर्प की कोर एसेट्स का अधिग्रहण और उन्हें हान ग्रुप के ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करना। घोषणा में विशेष रूप से नोट किया गया है, लो कॉर्प की टेक टीम हान ग्रुप के तहत काम जारी रखेगी, इंडस्ट्री की उन्नति में योगदान देगी। घोषणा बिजनेस वर्ल्ड में सदमे की लहर भेजती है। सब समझते हैं ये मार्क्स की आखिरी अपमान है लीडिया का। सिर्फ उसे तबाह नहीं किया, बल्कि उसे ये देखने के लिए मजबूर किया कि उसकी जिंदगी की मेहनत किसी और की शान बन जाए। मैं नवनिर्मित ऑफिस में खड़ा हूँ, दीवार पर लटके 3 पेटेंट सर्टिफिकेट्स को घूर रहा हूँ। होठों पर ठंडी मुस्कान खिंचती है। हर पेटेंट पर अब हान ग्रुप का नाम है। लीडिया का नाम पूरी तरह मिटा दिया गया है। टेक टीम पहले से काम शुरू कर चुकी है। वे कहते हैं हान ग्रुप के रिसोर्सेज के साथ वे इन पेटेंट्स की पूरी वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ, अच्छा, उन्हें बिना सीमा के काम करने दो, मैं उनके पीछे हर जरूरत के साथ खड़ा रहूंगा। सारा मुस्कुराती है। मिस्टर हान, आप लीडिया को जेल से देखने को मजबूर कर रहे हैं, जैसे उसकी जिंदगी की मेहनत आपके लिए दौलत बनाती है। मैं शांति से कहता हूँ, यह मुझे धोखा देने की कीमत है। वो सिर्फ सब कुछ नहीं खोएगी, वो यह देखेगी कि उसने जो कुछ बनाया वो मेरे पैरों के नीचे सीढ़ी बन जाए। सारा प्रशंसा से सिर हिलाती है। मैं खिड़की की ओर मुड़ता हूँ। बाहर शहर अभी भी फलता फूलता है, लेकिन लो कॉर्प उसमें से पूरी तरह गायब हो चुका है। नीलामी के बाद सारा की कानूनी टीम लो कॉर्प के ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचती है। वो खाली लॉबी में खड़ी होकर चारों ओर देखती है। यहाँ से सब कुछ क्लियर कर दो, एक भी चीज नहीं रहनी चाहिए। वर्कर्स उपकरण बाहर ढोना शुरू करते हैं, अंदर की सारी चीजें निकाल देते हैं। दीवार पर लगा कंपनी लोगो भी छीन लिया जाता है। 3 दिन बाद लो कॉर्प का कभी शानदार हेडक्वार्टर्स एक खाली खोल में बदल जाता है। सारा प्रवेश द्वार पर खड़ी होती है, फोटो खींचती है और मुझे भेजती है। मिस्टर हान, लो कॉर्प पूरी तरह क्लियर हो चुका है। मैं फोटो देखता हूँ, भावनाहीन रिप्लाई देता हूँ, अच्छा, अब पेटेंट्स और टेक टीम को हान ग्रुप में इंटीग्रेट करो। मैं चाहता हूँ जो कुछ भी लीडिया का था वह हान ग्रुप की ग्रोथ को फीड करे। सारा रिप्लाई करती है, पूरी टेक टीम ने हान ग्रुप के साथ साइन किया है, उनका मुआवजा लो कॉर्प से 3 गुना है, वे सब मौके के लिए आभारी है। मैं ठंडी हंसी देता हूँ। लो कॉर्प में ये इंजीनियर्स कम पेड और ओवरवर्क्ड थे, जबकि लीडिया मुनाफे को अपनी लेविश लाइफस्टाइल पर उड़ा रही थी। अब हान ग्रुप में वे ज्यादा कमाते हैं और उनके पास असली ग्रोथ का रूम है। बेशक वे आभारी है, वे भूल जाएंगे कि लो कॉर्प कभी था। यही मैं चाहता हूँ। मैं सिर्फ लो को फिजिकली नहीं मिटाना चाहता, मैं इसे मेमोरी से मिटाना चाहता हूँ। इस बीच डिटेंशन सेंटर में लीडिया अपने लॉयर के जरिए ये खबर सीखती है। जब वो सुनती है कि उसकी सारी एसेट्स हान ग्रुप ने सबसे निचली कीमत पर खरीद ली है, वो पूरी तरह टूट जाती है। कोर्ट में स्टेट प्रोसिक्यूटर सबूत एक एक करके पेश करता है। झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, हर एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सबूत भारी है। लीडिया की लॉयर उसकी डिफेंस की कोशिश करती है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने गलतियां की, लेकिन उसे कोने में धकेला गया था। कंपनी संघर्ष कर रही थी, उसके पास कुछ अनियमित एक्शन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं। स्टेट प्रोसिक्यूटर तुरंत जवाब देता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी कानून तोड़ने का जस्टिफिकेशन नहीं है। डिफेंडेंट ने जानबूझकर रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई किए और एसेट्स ट्रांसफर की, ये जानबूझकर था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। प्रिसाइडिंग जज उसकी ओर मुड़ता है। डिफेंडेंट लीडिया लो, आरोपों के बारे में कहने के लिए कुछ है? लीडिया खड़ी होती है, उसकी आवाज भर्राई हुई है। मैं मानती हूँ मैंने गलतियां की, लेकिन इस सब की जड़ मार्कस है। उसने जानबूझकर मुझे फंसाया और मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वह अपना सिर घुमाती है, आंखें नफरत से भरी है। मार्क्स, आपके पास मुझे मदद करने की शक्ति थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोस्त थे। मैं उसे बिना भाव के देखता हूँ, कुछ नहीं कहता। प्रिसाइडिंग जज गैवल मारता है।
डिफेंडेंट अपने शब्द संभाले, ये कोर्टरूम है, इमोशनल आउटबर्स्ट की जगह नहीं। लीडिया चीखती है, उसने ये सब किया, उसके बिना मेरी कंपनी कभी कोलैप्स नहीं होती, मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचती। स्टेट प्रोसिक्यूटर शांति से बोलता है, योर ऑनर मिस्टर हान एक क्रेडिटर के तौर पर जो उनका है वह रिकवर करने का पूरा कानूनी हक रखते हैं। डिफेंडेंट ने पहले उनकी एसेट्स एम्बेजल की, मिस्टर हान ने बाद में कानूनी उपाय अपनाए, ये पूरी तरह वैधानिक है। प्रिसाइडिंग जज सिर हिलाता है, प्रोसिक्यूटर सही है। डिफेंडेंट लीडिया लो, आप अपने अवैध एक्शंस का दोष किसी और पर नहीं डाल सकती। लीडिया अपनी कुर्सी में धंस जाती है, वो निराशा में रोती है। प्रिसाइडिंग जज मेरी ओर मुड़ता है, मिस्टर हान विक्टिम के तौर पर कहने के लिए कुछ है। मैं खड़ा होता हूँ, मेरी आवाज स्थिर है। योर ऑनर मेरे पास सिर्फ एक बात कहने के लिए है। जब लीडिया ने मुझे डिसमिस किया, उसने कुछ कहा था जो मैं कभी नहीं भूला, नियम नियम है और कंपनी एसेट्स को निजी से सख्ती से अलग रखा जाना चाहिए। आज मैं वही शब्द उसे वापस देता हूँ, कानून नियम है, इसे तोड़ो तो नतीजे भुगतना पड़ेंगे। पूरा कोर्टरूम खामोश हो जाता है। जब लीडिया यह शब्द सुनती है वो जम जाती है। ये बिल्कुल वही शब्द है जो उसने कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए थे। अब बिना किसी बदलाव के वापस आए, ये चेहरे पर जोर की थप्पड़ की तरह लगता है। मैं जारी रखता हूँ, लीडिया ने मेरी एसेट्स एम्बेजल की, मुझे बिना वजह डिसमिस किया और मेरा नाम बदनाम किया। ये तथ्य है। कर्ज रिकवर करने का मेरा फैसला और अपने अधिकारों की रक्षा करना पूरी तरह वैधानिक है। जहाँ तक उसके फंसाए जाने के दावों का सवाल है, यह पूरी बकवास है। मैंने सिर्फ अपने क्रेडिटर के अधिकारों का इस्तेमाल किया। प्रिसाइडिंग जज साफ तौर पर बोलता है, डिफेंडेंट लीडिया लो, अपने डिफेंस में कुछ और कहना है। लीडिया मुझे घूरती है, आंसू चेहरे पर बहते हैं। वो बोलना चाहती है लेकिन अंत में सिर नीचे कर लेती है। वो कुछ नहीं कहती। वो जानती है इस कोर्टरूम में इन सबूतों के साथ कोई भी डिफेंस वो देगी बेकार है। प्रिसाइडिंग जज लियो की ओर मुड़ता है, डिफेंडेंट लियो कहने के लिए कुछ है। लियो डिफेंडेंट बॉक्स में घुटनों पर गिर जाता है, रोता हुआ, मैं गलत था, मैं वाकई गलत था, मुझे कभी लालची नहीं होना चाहिए था, मुझे कभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, प्लीज योर ऑनर नरमी दिखाएं। प्रिसाइडिंग जज सिर हिलाता है, डिफेंडेंट लियो आपने सिर्फ एम्बेजलमेंट नहीं किया, आपने सिग्नेचर फॉर्ज किए और ब्राइबरी में शामिल रहे। ये गंभीर अपराध है, कोई कानून से ऊपर नहीं। आपको अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह होना होगा। पूरे दिन की कार्यवाही के बाद कोर्ट स्थगित होता है और सेंटेंसिंग की तारीख तय करता है। जैसे ही मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूँ, रिपोर्टर्स फिर से मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं रुकता हूँ, कैमरों की ओर मुंह करता हूँ। मुझे उम्मीद है यह केस सबके लिए चेतावनी बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आपकी वजह क्या है, कानून तोड़ने का मतलब है नतीजे भुगतना। नियम नियम है, कानून वो रेखा है जिसे आप पार नहीं करते। सर बड़ा मीडिया आउटलेट उन शब्दों को रिपोर्ट करने के लिए भागता है। वे दिन की हेडलाइन बन जाते हैं। एक हफ्ते बाद कोर्ट अपना फैसला देता है, लीडिया को 7 साल जेल की सजा, एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई करने और अवैध रूप से एसेट्स ट्रांसफर करने के लिए उसे 5,000 का जुर्माना भी। लियो को एम्बेजलमेंट, फॉर्जरी और ब्राइबरी का दोषी ठहराया जाता है, उसे 6 साल और 3,000 का जुर्माना। फैसले में यह भी कहा गया, लीडिया और लियो संयुक्त रूप से मार्क्स को 30 मिलियन के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। जब सेंटेंस पढ़ी जाती है, लीडिया पूरी तरह टूट जाती है, वह डिफेंडेंट बॉक्स में गिर जाती है, चेहरा आंसुओं से लथपथ। लियो मौके पर बेहोश हो जाता है। कोर्ट ऑफिसर्स उसे बाहर ले जाते हैं। मैं गैलरी में बैठा हूँ, पूरे फैसले को बिना भाव के सुनता हूँ। कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूँ, सूरज की रोशनी चकाचौंध करती है। मैं आंखें सिकोड़ता हूँ, सारा मेरे बगल में कदम बढ़ाती है। मिस्टर हान, ये आखिरकार खत्म हो गया। मैं चुपचाप कहता हूँ, नहीं अभी नहीं, ये सिर्फ कानूनी अध्याय की समाप्ति, असली खत्म अभी बाकी है। सारा मुझे हैरानी से देखती है। मैं कोर्ट हाउस बिल्डिंग की ओर मुड़ता हूँ, होठों पर ठंडी मुस्कान खिंचती है। उन्हें जेल में बैठने दो, धीरे धीरे हर फैसले का पछतावा महसूस करे। 7 साल काफी समय है, वे समझ जाएंगे मुझे धोखा देने की पूरी कीमत। फैसला जांग चांग में तुरंत फैलता है। ऑनलाइन रिएक्शन भारी सपोर्ट से भरा है। मार्क्स बिल्कुल सही था, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। 7 साल काफी नहीं, 10 होने चाहिए थे। यही मिलता है जब तुम किसी को धोखा देते हो जिसने तुम्हारी मदद की, वे डिजर्व करते हैं। लीडिया और लियो के नाम जांग चेंग के बिजनेस वर्ल्ड में चेतावनी की कहानियां बन जाते हैं, जबकि मुझे न्याय और सिद्धांत के प्रतीक के रूप में ऊपर उठाया जाता है। ये ट्रायल सिर्फ एक दुश्मनी खत्म नहीं करता। फैसले के 3 दिन बाद कोर्ट आधिकारिक तौर पर पूरा फैसला जारी करता है। मीडिया की रिक्वेस्ट पर ट्रायल की सिलेक्ट फुटेज पब्लिश करता है। क्लिप्स तुरंत वायरल हो जाती है, घंटों में करोड़ों व्यूज। फुटेज में लीडिया कोर्टरूम में हिस्टेरिकली चीखती है, मुझ पर आरोप लगाती है सेटअप करने और फ्रेम करने का। मैं पूरी शांति से जवाब देता हूँ, नियम नियम है, कानून वो रेखा है जिसे तुम पार नहीं करते। कंट्रास्ट इतना तीखा है, क्लिप जंगल की आग की तरह फैलती है, हर बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 ट्रेंड करती है। कमेंट्स बाढ़ की तरह आते हैं। लीडिया की कोई शर्म नहीं, वही असली धोखेबाज है। वह लाइन नियम नियम है आइकॉनिक है, कर्मा इतनी जोर से मारा। कोई इंटरनल मेमो खोद निकालता है जो लीडिया ने मुझे फायर करने के लिए इस्तेमाल किया था। मौजूदा फैसले के साथ साइड बाय साइड आयरनी मिस करना असंभव है। उसने एक बार मार्क्स पर कंपनी से चोरी का आरोप लगाया, अब कोर्ट ने उसे बिल्कुल उसी चीज का दोषी ठहराया। कर्मा बहरा करने वाला है। एक बड़ा मीडिया आउटलेट पूरी स्पेशल रिपोर्ट बनाता है, शुरू से अंत तक पूरे केस को तोड़ता है। प्रोग्राम में एक लीगल एक्सपर्ट कमेंट करता है, इस केस की सबसे बड़ी आयरनी यह है, हर आरोप जो लीडिया ने मार्क्स को डिसमिस करने के लिए इस्तेमाल किया, वह खुद उसके बारे में सच साबित हुआ। असली एम्बेजलर वो थी। उसने पब्लिक और प्राइवेट फंड के बीच क्लीन बाउंड्री मांगी, फिर चोरी की गई एसेट्स छुपाते हुए भागी। यहाँ कर्मा सच में टेक्स्ट बुक है। होस्ट पूछता है, मिस्टर हान के आचरण के बारे में आपकी क्या राय है? पूरी तरह वैधानिक। एक क्रेडिटर के
रूप में जो उनका था रिकवर करना उनका हक है। क्रेडिट गारंटी वापस लेना। गलत तरीके से डिसमिस किए जाने के बाद एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। किसी भी पल मिस्टर हान ने कोई कानून नहीं तोड़ा। यह लीडिया थी जो खुद एक एक कदम अताह में चली गई। प्रोग्राम के बाद जनता की नजर में मेरी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। एक डिसमिस्ड एग्जीक्यूटिव से एक सिद्धांतवादी बिजनेस लीडर तक लीडिया और लियो पब्लिक एनिमीज बन जाते हैं। जेल के अंदर लीडिया अपने लॉयर के जरिए ऑनलाइन पब्लिक रिएक्शन के बारे में सीखती है। जब वो नफरत की बाढ़ देखती है, जब वो अनगिनत लोगों को कोर्ट रूम में उसके ब्रेकडाउन का मजाक उड़ाते देखती है, वह पूरी तरह टूट जाती है। अपनी सेल के कोने में सिकुड़ जाती है, घुटनों को सीने से लगाती है, सिसकती है। उसकी सेलमेट उसे पहचानती है। तुम वही लीडिया लो हो। सब ऑनलाइन तुम्हें फाड़ रहे हैं। एक और कैदी घृणा से बोलता है, तुम डिजर्व करती हो। जो लोग उस हाथ को काटते हैं जो खिलाता है, वे हर शब्द डिजर्व करते हैं। लीडिया कान बंद कर लेती है। वो सुनना नहीं चाहती, लेकिन शब्द उसे खोजते रहते हैं। वो आखिरकार समझती है। मार्क्स लोगों को बचाता नहीं, वह उन्हें डिसमेंटल करता है। कोर्ट आधिकारिक तौर पर एनफोर्समेंट नोटिस जारी करता है, घोषणा करता है लीडिया और लियो के खिलाफ फैसले अब फाइनल है। दोनों को मिलकर 30 मिलियन नुकसान देना होगा। नोटिस में एसेट रिकवरी का विवरण दिया गया है। लीडिया का विला 18 मिलियन में नीलाम, कंपनी एसेट्स 8 मिलियन में बिके, अन्य जब्त की गई एसेट्स 4 मिलियन में लिक्विडेट हुई। कुल 30 मिलियन सब मार्क्स को दे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेज पर लगा। नोटिस एक विशेष टिप्पणी के साथ खत्म होता है। डिफेंडेंट के बाकी कर्ज चुकाए नहीं जा सकते, जबकि क्रेडिटर्स कानून के तहत एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए 0 एसेट्स बची है। नोटिस आते ही हर सप्लायर और क्रेडिटर जिसे लीडिया ने पैसा दिया था सदमे में रह जाता है। वे अब समझते हैं उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा। कुछ गुस्से में सप्लायर्स ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, लीडिया हमें मिलियंस देती है। अब उसकी सारी एसेट्स मिस्टर हान के पास चली गई, हमें कुछ नहीं मिला। वो 30 मिलियन के साथ निकल गया, जबकि हम जैसे छोटे सप्लायर्स नुकसान खाते हैं। पोस्ट तुरंत बहस छेड़ देती है, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्स मेरे पक्ष में होते हैं। मिस्टर हान एक कानूनी क्रेडिटर है, उन्हें कानून के तहत प्राथमिकता रिपेमेंट राइट्स है। लीडिया को दोष दो, उसने कर्ज बढ़ाए, ये मिस्टर हान की समस्या नहीं है। मैं ऑनलाइन डिस्कोर्स देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ। सारा ऑफिस में आती है, मिस्टर हान पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह आपके पक्ष में झुक चुकी है। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, लीडिया को फाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने यह शुरू से प्लान किया था। कोर्ट में जीतना सिर्फ एक हिस्सा था, मुझे पब्लिक ओपिनियन की अदालत में भी जीतना था। अब लीडिया ने अपनी आजादी खो दी, अपनी दौलत खो दी, उसने अपनी रेपुटेशन भी खो दी। वो कभी नहीं उभरेगी। सारा मुझे शुद्ध प्रशंसा से देखती है। मिस्टर हान, ये मास्टर क्लास था। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूँ, फ्लोर टू सीलिंग विंडो की ओर चलता हूँ। सारा, तुम जानती हो असली रिवेंज क्या है? सारा सिर हिलाती है। मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ। असली रिवेंज सिर्फ किसी को नीचे लाना नहीं है, यह उन्हें उनके सबसे निराश पल में बिल्कुल साफ तरीके से यह एहसास दिलाना है कि उन्होंने खुद को कैसे तबाह किया। लीडिया अभी एक जेल सेल में बैठी है। हर दिन वह अपनी असफलता का सामना करती है। हर दिन वह हर मूर्खतापूर्ण फैसले को दोहराती है जो उसने किया। इस तरह की मानसिक यातना किसी भी शारीरिक सजा से कहीं बदतर है। सारा सिर हिलाती है। आप सही है, ये 7 साल उसके लिए जीवित नरक बनने वाले हैं। मैं ठंडी हंसी देता हूँ। 7 साल, वह सोचती है वो बाहर आ सकती है और नया शुरू कर सकती है। कितनी नादान है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा वह समझे कुछ गलतियां एक जिंदगी में पूरी नहीं की जा सकती। सारा मुझे अनिश्चितता से देखती है। मैं शांति से बोलता हूँ, जब वो बाहर आएगी मैं ये सुनिश्चित करूंगा वह अपनी पुरानी कंपनी देखे, अपने पेटेंट्स देखे, अपनी टीम देखे। सब कुछ मेरे हाथों में फल फूल रहा है। उसने जितने भी सपने देखे उसे कहीं ज्यादा वैल्यू बना रहा है और वो बस देखेगी, बेबस। सारा तेज सांस लेती है। मिस्टर हान, आप उसे बाकी जिंदगी के लिए पछतावा करवाने वाले। मैं वापस खिड़की की ओर मुड़ता हूँ। आवाज स्थिर है। उसने मुझे पूरी कंपनी के सामने अपमानित किया, मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने तबाह किया। उसने मुझसे चोरी की, मैंने उसे कुछ नहीं के साथ छोड़ा। उसने हमारी दोस्ती मार दी, मैंने सब कुछ मारा जो उसके पास था। यही है मुझे धोखा देने की कीमत। बाहर सूरज की रोशनी शहर पर धधकती है। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है और उस रोशनी के नीचे लीडिया का नाम अपमान का पर्याय बन चुका है। मजाक ऑनलाइन अंतहीन रूप से फैलते हैं। कोई इस केस को एक बिजनेस स्कूल केस स्टडी में बदल देता है, उद्यमियों को चेतावनी देता है, कानून के भीतर ऑपरेट करे, कभी मत भूलो किसने तुम्हें ऊपर उठाया। मैं उसी केस में सकारात्मक उदाहरण बन जाता हूँ। अनगिनत लोग मुझे आदर्श के रूप में पकड़ते हैं। ये पब्लिक रेकनिंग सिर्फ लीडिया की रेपुटेशन को तबाह नहीं करती, यह मेरी रेपुटेशन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां पहले कभी नहीं पहुंची। यही परिणाम मैं चाहता था, एक परफेक्ट पूरी जीत। फैसले के लागू होने के दूसरे हफ्ते मैं आधिकारिक तौर पर ऑफिस बिल्डिंग की पूरी स्वामित्व वापस लेता हूँ। मैंने इसे 5 साल पहले खरीदा था। उस समय लीडिया को अपना बिजनेस लॉन्च करने में मदद करने के लिए मैंने इसे उसे मुफ्त में उधार दिया था, बिना कुछ मांगे उसे इस्तेमाल करने दिया। हर लोन पेमेंट, हर टैक्स बिल, हर मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने खुद कवर की। अब यह आखिरकार वहां वापस आ गई है जहां ये थी। मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा होता हूं, 8 मंजिला संरचना को घूरता हूं। अंदर जटिल भावनाओं की लहर उठती है। इस बिल्डिंग ने लीडिया के उदय को देखा और इसने उसके पतन को भी देखा। सारा मेरे बगल में कदम बढ़ाती है। मिस्टर हान, रेनोवेशन टीम तैयार है, जब भी आप शब्द दें शुरू कर सकते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरे ब्रीफ को बिल्कुल फॉलो करो, इसे हान ग्रुप के नए हेडक्वार्टर्स में बदल दो। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान जाने की ये बिल्डिंग हमेशा मेरी रही है। सारा सिर हिलाती है, चली जाती है। मैं अंदर चलता हूँ। खाली लॉबी में अभी भी लोकॉर्प की मौजूदगी का निशान है। दीवारों से कई जगह पेंट उतर रहा है, सब नेग्लेक्ट के निशान, क्योंकि लीडिया ने मेंटेनेंस में कटौती की। मैं सिर हिलाता हूँ। जब मैंने पहली बार उसे ये बिल्डिंग दी थी मुझे उम्मीद थी वो इसकी ठीक से देखभाल करेगी। मैंने कभी कल्पना नहीं की वो बेसिक चीजों की भी परवाह नहीं करेगी। रेनोवेशन
रेनोवेशन तेजी से शुरू होता है। मैं जांग चोंग की बेस्ड डिजाइन टीम लाता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रीबिल्ड करता हूँ। लॉबी में इंपोर्टेड मार्बल बिछाया जाता है, दीवारों को स्मार्ट ग्लास पैनल से बदला जाता है, हर ऑफिस को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है। 1 महीने बाद बिल्डिंग पूरी तरह बदल जाती है, जो कुछ भी पहले था कुछ भी नहीं बचा। मैं टॉप फ्लोर ऑफिस में खड़ा होता हूँ, फ्लोर टू सीलिंग विंडो से पूरे शहर को देखता हूँ। सीने में गहरी संतुष्टि उठती है, यह आखिरकार वो बन चुकी है जो इसे हमेशा से होना चाहिए था। रेनोवेशन पूरी होने के दिन मैं एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित करता हूँ। जांग चेंग की बिजनेस दुनिया की लगभग हर प्रमुख शख्सियत उपस्थित होती है। डायरेक्टर वोंग, मिस्टर जियाओ और कई उद्यमी जिन्होंने कभी लीडिया के साथ काम किया था, सब यहाँ है। वे चमकदार नई लॉबी में खड़े होकर प्रशंसा से भरे हैं। मिस्टर हान, यह रेनोवेशन शानदार है। हान ग्रुप के लिए एक असली हेडक्वार्टर्स, भव्य। डायरेक्टर वांग पास छुपता है। मिस्टर हान, लीडिया ने इस बिल्डिंग को कभी आधी भी अटेंशन नहीं दी। इस रेनोवेशन से वैल्यू कम से कम दोगुनी हो चुकी है। सुनने में आया है जब लीडिया को जेल से पता चला आपने बिल्डिंग वापस ली है, वह पूरी तरह पागल हो गई। मैं जवाब नहीं देता, बस अपना गिलास उठाता हूँ, चुपचाप घूट लेता हूँ। सारा आती है, मेरे कान में फुसफुसाती है। मिस्टर हान, पूर्व लो कॉर्प एम्प्लॉइज बाहर इकट्ठा है, वे अंदर आकर देखना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने रोक दिया है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। वे क्या चाहते हैं? सारा समझाती है। वे कहते हैं वे देखना चाहते हैं बिल्डिंग अब कैसी दिखती है। आखिर मैं एक पल चुप रहता हूँ। उन्हें अंदर आने दो, सिर्फ लॉबी कोई ऊपर नहीं जाएगा। सारा सिर हिलाती है, चली जाती है। थोड़ी देर बाद 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व लो कॉर्प एम्प्लॉइज लॉबी में आते हैं। वे ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आंखों में भारी इमोशन। मैं एक युवा महिला को पहचानता हूँ। वह लो कॉर्प में रिसेप्शनिस्ट थी। जब कंपनी में सब कुछ टूट रहा था, वह अकेली थी जिसने मेरे खिलाफ नहीं किया। उसने चुपचाप मुझे मैसेज भेजा, बोली थी वह मानती है मैं निर्दोष हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ। लिन, बहुत दिन हो गए। लिन ऊपर देखती है। जैसे ही वह मुझे देखती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। मिस्टर हान, मैं शांति से कहता हूँ, तुम आजकल कहाँ काम कर रही हो? लिन सिर नीचे करती है। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। लो कॉर्प के कोलैप्स के बाद मैंने इतनी एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन जिस पल एम्प्लॉयर्स को पता चलता था मैं लो कॉर्प से हूँ, कोई नहीं लेता था मुझे। मैं सिर हिलाता हूँ। कल हान ग्रुप आ जाओ, थैंक मी मत करना, तुमने अर्न किया है यह। जब कंपनी में सब कुछ गलत हो रहा था, तुमने मुझ पर हमला नहीं किया। मैं वो दयालुता याद रखता हूँ। लिन आंसुओं के बीच सिर हिलाती है। दूसरे पूर्व एम्प्लॉइज ये देखते हैं और मेरे चारों ओर भीड़ लगाते हैं। मिस्टर हान, हम भी हान ग्रुप में काम करना चाहते हैं, हमें मौका दे सकते हैं। मैं उन्हें ठंडी नजरों से देखता हूँ। जब उस समय चीजें गलत हुई, तुम में से हर एक ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, और अब तुम मेरे पास आ रहे हो फेवर मांगने। वे पीले पड़ जाते हैं, एक भी बोल नहीं पाता। मैं जारी रखता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो वफादार लोगों को सब कुछ देता है और धोखेबाजों पर कोई रहम नहीं करता। तुमने उस समय लीडिया के साथ खड़े होना चुना था, अब उस चॉइस के साथ जियो। मैं मुड़ता हूँ, चला जाता हूँ, बाकी वहीं जमे रह जाते हैं। सिर्फ लिन मेरे पीछे आती है, वह आंसू पोंछती है। मिस्टर हान, इस मौके के लिए थैंक यू। मैं मेहनत करूंगी, प्रॉमिस। मैं सिर हिलाता हूँ, मुझे पता है तुम करोगी। सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं अकेला टॉप फ्लोर ऑफिस में खड़ा होता हूँ। सारा अंदर आती है। मिस्टर हान, आपने लिन की मदद क्यों की? मैं नीचे शहर की रोशनियों को देखता हूँ, चुपचाप कहता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, वो अकेली थी जो मुझ पर विश्वास करती थी। उस तरह की वफादारी को चुकाया जाना चाहिए। सारा सिर हिलाती है। आप सच में उन लोगों की कदर करते हैं जो मायने रखते हैं। मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ। सारा, तुम सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें अब तक पता होना चाहिए मैं कैसे काम करता हूँ। मैं दुश्मनों के प्रति बेरहम हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ ईमानदार हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं रोकता। सारा मुस्कुराती है। लिन आपका शुक्रगुजार रहेगी पूरी जिंदगी। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे उसके शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं डेस्क पर जाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट उठाता हूँ। ये हान ग्रुप की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट है। लोकॉर्प की एसेट्स हासिल करने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस 30% बढ़ चुकी है। पेटेंट्स और टेक टीम हान ग्रुप के रिसोर्सेज की मदद से सारे प्रोजेक्शन से कहीं ज्यादा वैल्यू जनरेट कर चुके हैं। मैं रिपोर्ट देखता हूँ, ठंडी मुस्कान खिंचती है। लेकिन कभी कल्पना नहीं कर सकती थी सालों से बनाई गई चीजें मेरे हाथों में इतनी वैल्यू दे सकती। सारा जब वो पूरी तरह नीचे गिर जाए और सारी उम्मीद छोड़ दे, मैं खुद उससे मिलने जाऊं। मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा उसने जो कुछ खोया वह क्या बन चुका है। सारा सिर हिलाती है। मिस्टर हान, वह आखिरी बार होगा। मैं शांति से कहता हूँ, उसने मेरे साथ जो किया मैं दोगुना लौटाता हूँ। यही नियम है। खिड़की के बाहर बिल्डिंग रात के आकाश में रोशनी से जगमगाती है। विशाल हान ग्रुप साइन शानदार स्पष्टता से खड़ा है। यह बिल्डिंग आखिरकार अपने असली मालिक के पास वापस आ चुकी है, न्यूज फीड्स और ऑनलाइन अपडेट्स के जरिए बेबस। यही है धोखे की कीमत, यही वो नतीजा है जो मैं चाहता था। 3 महीने के ऑपरेशन के बाद वह बिल्डिंग जो लीडिया इस्तेमाल करती थी, जांग चेंग के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लैंडमार्क बन चुकी है। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर लगी विशाल एलईडी स्क्रीन हान ग्रुप के लेटेस्ट माइलस्टोन स्क्रॉल करती है। 3 रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज सफलतापूर्वक विकसित, मार्केट वैल्यू 100 बिलियन पार। अब जांग चेंग की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के दिन जांग चेंग की लगभग हर बड़ी बिजनेस शख्सियत उपस्थित होती है। मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, टेलर्ड सूट में हर गेस्ट को शांत आत्मविश्वास से ग्रीट करता हूँ। डायरेक्टर वोंग सबसे पहले आते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं चौड़ी मुस्कान के साथ। मिस्टर हान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हान ग्रुप ने इस सफलता के हर बिट को अर्न किया है। डायरेक्टर वोंग, आप बहुत दयालु है, सालों से आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता रहा है। वे आवाज नीचे करते हैं। मिस्टर हान, हमारा बैंक 100 बिलियन रेंज में इंडस्ट्री फंड इकट्ठा कर रहा है, हम चाहते हैं हान ग्रुप शामिल हो। मैं मुस्कुराता हूँ।
हूँ। डायरेक्टर वोंग, अपनी टीम को सारा के साथ डिटेल्स को ऑर्डिनेट करवाएं, हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। मिस्टर जियाओ आगे आते हैं, मोटा कोऑपरेशन एग्रीमेंट पकड़े। मिस्टर हान, ये लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारी कंपनी ने तैयार किया है। हम हान ग्रुप के साथ गहरी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, कैजुअली पलटता हूँ। मिस्टर जियाओ, एफर्ट के लिए शुक्रिया, मैं अपनी टीम से इसे पूरी तरह रिव्यू करवाऊंगा। मिस्टर जियाओ मुस्कुराते हैं। मिस्टर हान, आपके साथ काम करना सम्मान है। मैं शुरू से देख सकता था लीडिया का ऑपरेशन चलने वाला नहीं है और यकीनन वो कोलैप्स हो गया। मिस्टर हान, आप में हमेशा से विजन और नर्व रहा है। मैं जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता हूँ। उसी पल एक स्ट्रेच रोल्स रॉयस एंट्रेंस पर रुकती है। दरवाजा खुलता है, सफेद बालों वाला बुजुर्ग बाहर निकलता है, तीखी आंखें ऊर्जा से भरा। पूरा कमरा चुप हो जाता है, सब सम्मान से रास्ता बनाते हैं। सारा मेरे कान में फुसफुसाती है, मिस्टर हान, ये एल्डरली है, जांग चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑनरी प्रेसिडेंट। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। एल्डरली, आपकी उपस्थिति सच में हान ग्रुप को सम्मानित करती है। एल्डरली हंसते हैं, मेरे कंधे पर थपथपाते हैं। यंग हान, मैं तुम्हारे परिवार पर विश्वास करता था जब तुम्हारे पिता सिर्फ शुरुआत कर रहे थे। तुम्हें इस ऊंचाई पर देखना मेरे बूढ़े दिल को शांति देता है। मैं एल्डरली को लॉबी में एस्कॉर्ट करता हूँ। एल्डरली, प्लीज अंदर आइए। एल्डरली धीरे धीरे चारों ओर देखते हैं, स्वीकृति से सिर हिलाते हैं। बहुत प्रभावशाली, मुझे ये बिल्डिंग याद है। तुमने इसे खुद खरीदा था, है ना? तुमने इसे उस लीडिया लो को उधार दिया और उसे पता ही नहीं था वो कितनी भाग्यशाली थी। उसने वो हाथ काटा जो खिलाता था, अब यह वहीं वापस आ गई है जहाँ इसे होना चाहिए, पहले से बेहतर। मैं शांति से कहता हूँ, एल्डरली, अतीत को फिर से देखने की जरूरत नहीं। एल्डरली सिर हिलाते हैं, नहीं जरूरत है। तुमने ये खूबसूरत है हैंडल किया, तुमने अपनी जमीन पकड़ी और अपनी मर्यादा बचाई। बिजनेस में जैसे युद्ध में बहुत सॉफ्ट होना खुद पर क्रूरता है। तुमने सही किया। मैं कृतज्ञता में सिर हिलाता हूँ। एल्डरली जारी रखते हैं, मैं आज सिर्फ तुम्हें बधाई देने नहीं आया, कुछ बात करनी है तुमसे। जांग चेंग चेंबर ऑफ कॉमर्स अपना अगला प्रेसिडेंट चुन रहा है। मैंने कुछ सीनियर मेंबर से बात की है और हम सब सहमत हैं। तुम सही इंसान हो। मैं रुकता हूँ। एल्डरली, मैं अभी युवा हूँ, मुझे चिंता है मेरे पास नेतृत्व के लिए काफी स्थिति नहीं हो सकती। एल्डरली इसे नकारते हैं, युवा क्या मायने रखता, जवानी ड्राइव लाती है, जवानी बोल्डनेस लाती है। देखो तुमने कुछ महीनों में क्या हासिल किया, हर मूव टेक्स्ट बुक रहा। चैम्बर को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है सामने से इसे उच्च स्तर तक लीड करने के लिए। मैं एक पल सोचता हूँ, एल्डरली, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए। एल्डरली मुस्कुराते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, तुम हमें निराश नहीं करोगे। ओपनिंग सेरेमनी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। मैं पोडियम पर खड़ा होता हूँ, शहर के सैकड़ों टॉप बिजनेस माइंड्स का सामना करता हूँ, अपना संबोधन देता हूँ। प्रतिष्ठित अतिथियों, आज यहाँ हान ग्रुप की ओपनिंग सेरेमनी में आने के लिए सभी को धन्यवाद। 3 महीने पहले मैंने वो बिल्डिंग वापस ली जो हमेशा मेरी रही है। लोग मुझसे पूछते हैं मैं रेनोवेशन में इतना इन्वेस्ट क्यों करूंगा। मेरा जवाब सरल है, क्योंकि ये वर्थ है। ये बिल्डिंग सिर्फ हान ग्रुप का हेडक्वार्टर्स नहीं, ये हमारी क्वालिटी, सिद्धांत और विश्वास के प्रति कमिटमेंट का बयान है। दर्शक तालियों में फूट पड़ते हैं। मैं जारी रखता हूँ, पिछले कुछ महीनों में मैं बहुत कुछ से गुजरा हूँ। लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने मेरा नाम बदनाम किया, लोगों ने मुझे पूरी तरह नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज पर विश्वास किया, नियम नियम है और सिद्धांत वह रेखा है जिसे तुम कभी पार नहीं करते। आज हान ग्रुप यहाँ खड़ा है, सिर्फ एक उभरती कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि हर उस इंसान को श्रद्धांजलि के रूप में जिसने कभी अपनी जमीन पकड़ी। तालियां तेज होती है, कई खड़े हो जाते हैं। मैं भीड़ को देखता हूँ, सीने में गर्व की लहर उठती है। आगे जाकर हान ग्रुप इसी विश्वास से जीता रहेगा। हम बिजनेस में बाउंड्रीज को पुश करेंगे, इनोवेशन ड्राइव करेंगे, हम जांग चेंग और राष्ट्र की ग्रोथ में योगदान करेंगे और हम दुनिया को अपने एक्शंस के जरिए दिखाएंगे कि अच्छे को रिवॉर्ड मिलता है और गलत को जवाब मिलता है। जो हमारे साथ ईमानदार है हम उन्हें सब कुछ देते हैं, जो धोखा देते हैं हम कोई रहम नहीं दिखाते। सेरेमनी के बाद मैं टॉप फ्लोर ऑफिस में वापस आता हूँ। सारा मुझे डॉक्यूमेंट देती है। मिस्टर हान, ये अभी आया है। मैं इसे खोलता हूँ। यह एक एक्विजिशन डील है, 100 बिलियन से ज्यादा की वर्थ। टारगेट जांग चेन की एक और बड़ी कंपनी है। मैं डॉक्यूमेंट स्टडी करता हूँ, मुस्कान मेरे होंठ के कोने पर खींचती है। लगता है हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है। सारा बोलती है, मिस्टर हान, आप पहले से ही जांग चेन की बिजनेस दुनिया में लेजेंड है। मैं सिर हिलाता हूँ, लेजेंड नहीं, ये बस शुरुआत है। असली लीजेंड पूरी जिंदगी भर लिखा जाता है। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो की ओर चलता हूँ। लोग कभी धोखा दिए अब सलाखों के पीछे हैं, ठंडे लोहे का सामना कर रहे हैं और हर दिन अंतहीन पछतावा महसूस कर रहे हैं। मैं इस शहर की चोटी पर खड़ा हूँ, नए अध्याय में कदम रख रहा हूँ। सारा मेरे बगल में आकर खड़ी होती है। मिस्टर हान, लिन ने आज शानदार परफॉर्म किया। हर गेस्ट ने उसकी गर्मजोशी की तारीफ। मैं सिर हिलाता हूँ, वह अच्छी इंसान है, उसमें इन्वेस्ट करो। सारा मुस्कुराती है। मिस्टर हान, आप सच में उसके लिए अच्छे हैं। मैं चुपचाप कहता हूँ, क्योंकि वो इसे डिजर्व करती है। इस दुनिया में ईमानदारी सबसे दुर्लभ चीज है। जो भी मेरे साथ ईमानदार है मैं उनके साथ बदले में ईमानदार होता हूँ। यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरी बॉटम लाइन है। रात गिरती है, बिल्डिंग के बाहर एलईडी स्क्रीन रोशनी से जगमगाती है। सारा मुझसे पूछती है, अगर लीडिया ने कभी धोखा नहीं दिया होता तो क्या आपको लगता है आप आज भी वहीं होते जहाँ है? मैं एक पल चुप रहता हूँ, फिर शांति से कहता हूँ, कोई पछतावा नहीं। उसके धोखे के बिना मैं शायद अभी भी एक कंफर्टेबल वाइस प्रेसिडेंट होता। कभी ये डिस्कवर नहीं करता मैं सच में किस चीज का सक्षम हूँ। थोड़ा मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी के धोखे ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। सारा सिर हिलाती है। मिस्टर हान, आप सच में इस सब के साथ शांत है। मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ। सारा, ये याद रखना, सच में मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के बाद उठता है और पहले से मजबूत होकर लौटता है। मैं ग्लास उठाता हूँ।
उस इंसान के लिए जो मैं आज हूँ। एक ही घूंट में खत्म कर देता हूँ, ग्लास नीचे रखता हूँ और डेस्क की ओर मुड़ता हूँ। 100 बिलियन की एक्विजिशन फाइल वहां पड़ी है, मेरा इंतजार करती हुई। उसके बगल में ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिन पर मेरे साइन होने बाकी है। यही मेरा युद्ध क्षेत्र है, यही मेरा स्टेज है। लीडिया की कहानी खत्म हो चुकी है, मेरी अभी शुरू हुई। खिड़की के बाहर शहर अंधेरे में चमकता है, रोशनी और जिंदगी से भरा हुआ। हान ग्रुप की बिल्डिंग शहर के केंद्र में खड़ी है, जैसे कोई लाइट हाउस आगे का रास्ता रोशन करती हुई। मैं अपनी डेस्क पर बैठता हूँ, कलम उठाता हूँ और 100 बिलियन की एक्विजिशन डील पर अपना नाम साइन करता हूँ। एक नया सफर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है।